हेलो बच्चों, कैसे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। प्रणाम बच्चों। अभी आएंगे सारे पॉइंट्स वापस बताऊंगा, अभी रुक जाओ। न्यू बैकग्राउंड। गुड आफ्टरनून। सुनो, एक बच्चा अभी यहाँ पर आया था बीच में, यशवंत मिश्रा। वो कह रहा था कि वो आज नया स्टूडेंट है। तो बेटा पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस देखना। उन रिकॉर्डेड क्लासेस से आइडिया पड़ जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक तो है नहीं। याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं। तो उन पुरानी क्लासेस को देखना, उनके साथ चीजें याद करते जाना, और फिर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपके लिए एक और बढ़िया बात बता देता हूँ। 8 अगस्त है, देखो आज वाली जो क्लास है। फिर अभी जो 6 को क्लास आएगी, उसमें हम एनिमल टिश्यू खत्म कर देंगे। काफी सिलेबस हो गया, ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है बेटा। कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको, ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है। एटलीस्ट मैं मेरे बारे में बता सकता हूँ, मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। एनिमल टिश्यू चल रहा है, बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपली कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनको एज इट इज याद करना है, ठीक है ना। तो इससे आइडिया हो जाता है। आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हैं, उसको सबको पढ़ने का आइडिया हो जाएगा। चलिए जी। तो आपके लिए बता देता हूँ, 8 तारीख से हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगली क्लास में हम ये एनिमल टिश्यू कंप्लीट कर देंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखो, जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये वाली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है, ये हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा और दो तरह की टिश्यूज थी। कौन कौन सी? नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हम नर्वस सिस्टम में पढ़ लेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर वही आ रहा है। और उसके बाद फिर जब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, वो मसल वाला चैप्टर है ना, मसल एंड लोकोमोशन स्केलेटल सिस्टम, वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कनेक्टिव टिश्यू पूरा पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें कार्टिलेज और बोन के बारे में जानेंगे, और अगली क्लास में इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। और 8th से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? नर्वस सिस्टम सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। वो है चैप्टर, वो है कंसेप्चुअल चैप्टर, जो आप सीखोगे जीवन भर याद रहेगा, और जीवन भर काम भी आएगा। आ रहे हैं बेटा, इसी पॉइंट पर आ रहे हैं। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। मोहम्मद अनास, पढ़ेंगे अच्छे से और अपना टारगेट पूरा करेंगे। हाँ, मेरा टेलीग्राम है चैनल में, लिंक दे दूंगा बेटा लास्ट में। टेलीग्राम लिंक लास्ट में याद दिलाना, ठीक है। हाँ, मेरी जो पीडीएफ डाली है पार्थ, जो मैंने पीडीएफ डाली है, आप उस पीडीएफ के अंदर रीडिंग कर सकते हो। जो मेरी रिकॉर्डेड क्लास है उनको देखो, और पीडीएफ से उसको रीड करते जाओ। मैं ये तो पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है एनिमल टिश्यू, इसके अंदर याद रखने वाले पॉइंट्स ज्यादा है। न्यूरो सर्जन बहुत टफ तो क्या होता है, लेंदी प्रोसेस है। न्यूरो सर्जन बनने के लिए पहले आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जनरल सर्जरी एमएस करना पड़ेगा। फिर एमएस करने के बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए एमसीएच करना पड़ेगा, एमसीएच इन न्यूरो सर्जरी। तब जाके आप एक एस्टेब्लिश न्यूरो सर्जन बनेंगे। तो अबाउट 6 इयर्स की तो एमबीबीएस मान लीजिए, 3 इयर्स की एमएस मान लीजिए, और फिर 3 इयर्स की एमसीएच मान लीजिए। और इसके बीच में कुछ गैप भी आ जाता है प्रिपरेशन के लिए, जैसे एमबीबीएस के बाद हो सकता है आपको 1-2 साल लगाने पड़े प्री पीजी की प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद 3 साल की एमएस। फिर हो सकता है कि आपको एमएस करने के बाद, अगर आप अच्छे से पढ़ते जाते हैं तो रूटीन कंटिन्यूटी में होती जाती है चीजें। और अगर आप प्रिपरेशन के लिए टाइम लेते हैं तो 1-2 साल वो भी लग जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट में भी यही सीन होता है। अब देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है न्यूरोलॉजिस्ट, एक होता है न्यूरोसर्जन। न्यूरोलॉजिस्ट तो वो होता है जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट करता है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो एमबीबीएस के बाद एमडी करो जनरल मेडिसिन में, और उसके बाद फिर डीएम करो न्यूरोलॉजी में। और अगर सर्जन बनना है तो एमबीबीएस के बाद जनरल सर्जरी में एमएस करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर न्यूरो सर्जरी में एमसीएच करना पड़ता है। ऐसे कार्डियोलॉजी में होता है, कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियो सर्जन, ठीक है ना। पल्मोनोलॉजिस्ट, ये भी ठीक है। चेस्ट स्पेशलिस्ट, थोरैक्स स्पेशलिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वाह।
चलो ये तो बहुत लंबी बातें सोच ली हमने। अभी तो आप लोग जब जीवन में पढ़ेंगे, एमबीबीएस करेंगे, तो एमबीबीएस में फिर आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। तो आपके बहुत सारे व्यूज अभी चेंज होंगे टाइम के साथ साथ, कंडीशन के साथ साथ। तो ठीक है, अभी प्राइमरी टारगेट लेते हैं कि नीट 2022 को हम क्लियर करें और अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करें। वहां से फिर हमको आगे अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग जाइए एमबीबीएस कीजिए, मैं तो तब भी आपसे कांटेक्ट में रह सकता हूँ, तब बातें करेंगे इस तरह की। ठीक है, तो अभी तो केवल टारगेट ये रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सर अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर अपना कमांड रखिए। और अभी प्राइमरी टारगेट है कि कैसे भी करके अच्छी रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर हो जाएं। और ये जो ब्रांचेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, ये तो अभी बहुत दूर की बात है। ये एस्ट्रोनॉट बनेगा, बायोलॉजी लेकर ये एस्ट्रोनॉट बनेगा। ये लाइफ ढूंढेगा जाकर कहाँ पर, चांद पे, मार्स पे, वहां पे जाके बायोलॉजी की स्टडी करेगा। चलिए जी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। भाई हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात करी थी, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक तो हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो था उसमें मैट्रिक्स ज्यादा था, फाइबर्स कम थे। डेंस में फाइबर्स कम थे, सॉरी फाइबर्स ज्यादा थे, मैट्रिक्स कम था। ठीक है, और फिर थे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को आज खत्म करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो दोनों एग्जांपल हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो बताओगे मुझे, जल्दी से बता दो भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पड़ा था, क्या खास बात थी इस कनेक्टिव टिश्यू की? इस कनेक्टिव टिश्यू की खास बात ये थी कि इसके अंदर फाइबर्स, एक तो सीधी सी बात, क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइबर्स तो होंगे कम, मैट्रिक्स होगा ज्यादा। इसके अंदर आपको कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल मिलेंगे, उनके बीच में आपको गैप ज्यादा मिलेगा, और उस गैप के अंदर क्या भरा हुआ होगा, मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या रखी हुई होंगी, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और साथ ही साथ वहां पर पड़े होंगे ब्रांच्ड येलो इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर में कौन से फाइबर होंगे? वैसे तो इस टिश्यू के अंदर फाइबर्स कम होते हैं, लेकिन जो कम फाइबर्स है उनमें सबसे ज्यादा कौन है? कोलेजन फाइबर, जो बंडल की फॉर्म में है, जिनके बीच में क्या है, स्पेस है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एरियोली। और उस एरियोली में क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या रखी हुई है, मैक्रोफेज और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और साथ ही साथ कुछ ब्रांच्ड येलो इलास्टिक फाइबर्स, और बहुत ही रेयर या कंप्लीटली एब्सेंट रेटिकुलर फाइबर्स। तो सबसे ज्यादा कौन से फाइबर्स है? सबसे ज्यादा कोलेजन फाइबर्स, उससे कम फ्यू फाइबर्स होंगे यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स, और बहुत ही रेयर, नेग्लिजिबल या कंप्लीटली एब्सेंट रेटिकुलर फाइबर्स। चलिए, कहाँ मिल रही थी इस तरह की टिश्यू आपको? एक तो ये मिल रही है कहां पर, बेलो द स्किन, जिसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, बेलो द स्किन। हमने ये जो बता दिया है हाइपोडर्मिस या टेला सबक्यूटेनिया, याद है, डर्मा मतलब स्किन, तो हाइपोडर्मिस यानी डर्मिस के नीचे, स्किन के नीचे। और इसके अलावा एक और वर्ड यूज किया था, क्या, सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्यूटेनियस का मतलब भी स्किन, तो सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे वाले टिश्यू। तो मैंने बताया था कि ये जो हाइपोडर्मिस है यानी टेला सबक्यूटेनिया है, यानी जो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इसमें आपको दो तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। एक थिन लेयर तो आपको मिलेगी यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, और दूसरी आपको लेयर मिलेगी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को तो हमने एक और नाम दिया था, क्या? अरे चल क्या रहा है भैया इधर? चलिए जी, तो यहां पर हमने एक सिंपल सी बात देखी थी, क्या, कि एक तो लेयर यहाँ पर स्किन के नीचे मिल रही थी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर थी, और एक साथ ही साथ यहाँ पर लेयर थी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर थी वो व्हाइट फैट से बनी हुई थी, और उसको नाम क्या दिया था, जल्दी से टाइप करके बताएं, क्या नाम दिया था उसको? कर दिया रिपोर्ट बेटा, आ जाओ पढ़ लो तुम। क्या नाम दिया था तुम, तो ये बताओ, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी स्किन के नीचे। यस, पेनिकुलस एडिपोसस, सबको याद है, पेनिकुलस एडिपोसस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, और अगर बात करें ब्लू व्हेल की, एलिफेंट की, तो उनकी यही लेयर बहुत ज्यादा थिक होती है, उसको क्या बोलते हैं?
हमारी स्किन के नीचे तो पेनिकुलस एडिपोसस है, लेकिन व्हेल की और एलिफेंट की बिल्कुल सही बात, ये जो व्हाइट फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे बहुत ज्यादा थिक होती है और इसी को बोलते हैं ब्लबर। चलो जी, बहुत बढ़िया बात। चलो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के और एग्जांपल बता दो। जो हमारी बॉडी की इंटरनल क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कौन सी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन। तो ये अंदर से लाइंड किससे होती है, म्यूकोजा से। लेकिन म्यूकोजा लाई किस पे करती है, म्यूकोजा लाई करती है सब म्यूकोजा पे। तो वो जो सब म्यूकोजा टिश्यू है वो कौन सी टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जितने भी ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन की वॉल में सब म्यूकोजा है वो सब बनी हुई होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। तो जब आगे मैं इन ट्यूब्स की हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा रिलेटेड चैप्टर्स में, तब मुझे इतना सा बता देना बस कि सब म्यूकोजा तो किससे बनी हुई है, सब म्यूकोजा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। और उस पे ल्यूमन की तरफ कौन लाइंड है, म्यूकोजा, जो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है जी। चलो अब आ जाओ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो जो बातें बताई थी। मुझे बताओ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में आपको सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स मिलेंगी। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू देखा जाए तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। लेकिन अब इसकी खास बात यह है कि इसमें जो एरियोली होंगी, यानी जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स के बीच में गैप होंगे, उस गैप में सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स होंगी, बिल्कुल एडिपोसाइट्स। कितने तरह की एडिपोसाइट्स बताई थी, जल्दी लिख दें बच्चे। मोनोलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर। तो मोनोलोक्यूलर जो एडिपोसाइट सेल्स थी उसमें एक सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल था सेंटर में, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया था, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया था। और न्यूक्लियस कंप्रेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल की वजह से कैसा था, फ्लैटेंड। तो इस तरह की जो मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल्स हैं ये मिलकर कौन सा फैट बनाती हैं, व्हाइट फैट। और याद रखना कि अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है क्योंकि सेंटर में एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल है। साइटोप्लाज्म की कमी के कारण इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा, इसलिए ये जो व्हाइट फैट की मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल्स होती हैं ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। जबकि जो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स हैं जिनमें छोटे छोटे से फैट ग्लोब्यूल्स बहुत सारे होते हैं, तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है और उसकी वजह से उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, इसलिए मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और इस तरह की एडिपोसाइट से जो फैट बनता है वो कहलाता है ब्राउन फैट। अमन राज बेटा, ये तो चीजें अब पुराने हो तो आपको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी तभी वो चीजें लिंक हो पाएंगी, ठीक है ना। ये तो पुराना रिवीजन करा रहा हूं मैं अभी, अभी नया तो कुछ स्टार्ट किया ही नहीं है। ये पुराना हम रिकैप करा रहे हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो आप पुरानी क्लास देख लेना इस क्लास के बाद, है ना। जब आपकी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप पुरानी क्लास देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए, तो व्हाइट फैट का एग्जांपल एक तो हो गया था हमारी स्किन के नीचे जो हाइपोडर्मिस है, कौन सी, पेनिकुलस एडिपोसस। तो दो लेयर बताई थी हमारी स्किन के नीचे हाइपोडर्मिस में, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरी लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सी आ गई यहाँ पर, व्हाइट फैट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम नाम दे रहे हैं पेनिकुलस एडिपोसस, ठीक है। और अगर बात करें ब्लू व्हेल और एलिफेंट्स और सील की, तो उनकी यही स्किन के नीचे वाली फैट की लेयर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा थिक, और उसी को क्या बोलते हैं, ब्लबर, ठीक है। इसके अलावा व्हाइट फैट और कहां मिल सकता है, कैमल के हम्प में मिल सकता है और टेल ऑफ मैरिनो शीप, ठीक है। अब आ जाओ ब्राउन फैट पे। ये आप समझ गए कि ये किससे बनी हुई है, मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट से, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स हैं और इसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा क्वांटिटी में और साथ ही साथ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा हो। साइटोप्लाज्म ज्यादा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है और उसकी वजह से ये 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन कंपेरिजन टू व्हाइट फैट। और इसके अंदर जो व्हाइट फैट के कंपैरिजन में थोड़ा जो ब्राउन कलर आया ना, व्हाइट फैट तो बिल्कुल क्लियर है, व्हाइट है, ये ब्राउन फैट के अंदर जो ये ब्राउन कलर आ रहा है किसकी प्रेजेंस की वजह से आ रहा है, दैट इज साइटोक्रोम पिगमेंट। ये सारी बातें याद। दूसरा एक और बात बताया था, कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइस इन द न्यू बॉर्न बेबीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट। बच्चों के अंदर ब्राउन फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उनको सर्दी से बचाने के लिए उनमें ब्राउन फैट ज्यादा है, क्योंकि ब्राउन फैट से ज्यादा अमाउंट में क्या बनते हैं, एटीपी। बोला ना, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ब्राउन फैट, तो उससे उनकी बॉडी को हीट मिलती है, तो वो क्या है, एक तरीके से उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइस। और इसके अलावा जो हाइबरनेशन शो करने वाले एनिमल्स हैं, जो सर्दियों में क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं और फिर बस अंदर घुसकर बिल में और वहीं पड़े रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं भाई, हाइबरनेशन ड्यूरिंग कोल्ड एनवायरमेंट। तो ऐसे एनिमल्स लाइक रैट, श्रू, तो इनकी बॉडी के अंदर भी हाइबरनेशन के दौरान एनर्जी किससे मिलती है, ब्राउन फैट से। अरे चलें भाई, तो ये पुरानी बातें, अभी तो रिकैप ही चल रहा है, अब नई बातें आज सीखेंगे। अब आज का नया टॉपिक स्टार्ट होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल अलर्ट, फोकस्ड। श्रू क्या होती है, श्रू, छचुंदर नाम सुना है कभी, छुचुंदर।
छचुंदर के सर में चमेली का तेल, हाँ तो वो होती है श्रु, छुचुंदर। छुचुंदर क्या, श्रु क्या होती है? अब श्रु एनिमल का नाम है, बता दिया। अब तो याद कर लोगे, रिलेट कर लोगे, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बता दिया। श्रु माने छुचुंदर। रैट तो जानते ही होंगे, रैट का मतलब भालू। रैट देखा ना, भालू, पोल पे मिलता है, व्हाइट कलर के बाल होते हैं बड़े बड़े से, भालू। नहीं नहीं, चूहा। नहीं नहीं, चूहा थोड़ी ना होता रैट। चूहा किसने बता दी, है ना? ये तो पता लगाना पड़ेगा रैट होता क्या है। मेरे अकॉर्डिंग तो भालू होता है। चलो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। नाम से क्लियर हो रहा है ना, डेंस। तो डेंस कैसे होगी कोई चीज, जब वहां पर फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो एक बात तो ये समझ लें कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहले ही बता दिया, फाइबर्स ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम होगा। तो यहाँ पर फाइबर्स इतना डेंसली पैक्ड हैं कि जगह नहीं बची ना फाइबर्स के बीच में, मैट्रिक्स आएगा कहां से, मैट्रिक्स की क्वांटिटी कम रहेगी। या यूं बोल दो कि यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा क्या बन गए, फाइबर्स। तो मैट्रिक्स की ओवरऑल क्वांटिटी कम हो गई, और उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, फाइबर्स। तो इसके अंदर फाइबर्स, और फाइबर्स बनाने वाली ऑब्वियस सी सेल्स है फाइबर। अभी किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज्यादा है, तो कब पॉसिबल है, जब फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा होंगी, क्योंकि फाइबर्स को बनाएगा कौन, फाइब्रोब्लास्ट। अरे बात समझ में आई? तो ये है, देखो, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट और कॉम्पैक्टली पैक्ड। अब दो तरह का कनेक्टिव टिश्यू हम यहां पर पढ़ेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कितने तरह का कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर, थोड़ी देर पहले तो आप जब ये वाले क्लासिफिकेशन को समझा के लाए थे, तब आपने यहाँ तो अलग ही टाइप के डेंस कनेक्टिव टिश्यू बताए थे, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और अब आप अलग ही टाइप के बता रहे हो, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो चलो मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लिया चलो आपकी बात कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, अब उसको दूसरे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हैं उसके क्लासिफिकेशन को। दो तरह का होगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और दूसरा होगा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब सुनना, अभी जो आपने ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब इस क्लासिफिकेशन को अप्लाई करेंगे हम। क्या, कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप बताए थे, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। जब मैंने बोला कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, अब दोनों के दो दो डिवीजन बना दो। क्या, एक तो बना दो डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसी तरह से डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। इसी तरह से येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के भी अब दो क्लासिफिकेशन कर दो। क्या, डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इधर लिख दो डेंस इरेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये पूरा क्लासिफिकेशन हो चुका है, ठीक है जी। तो पहले देखो, दो चीजें याद रखनी है कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, अकॉर्डिंग टू द फाइबर्स, हमने बोला कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू द फाइबर्स कि कौन से फाइबर्स ज्यादा हैं, हमने उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया। व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में कौन से फाइबर्स ज्यादा मिलेंगे आपको, कोलेजन फाइबर्स। और ऑलमोस्ट यहां पर आपको जो येलो फाइबर्स हैं वो एब्सेंट मिलेंगे। जो येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर तो इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर साथ ही साथ येलो फाइबर्स का अमाउंट भी ज्यादा है। तो याद रखना, जो व्हाइट फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स, वो तो आपको दोनों टिश्यू में मिलेंगे, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी और व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी, दोनों में मिलेंगे। बस बात यह है कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऑलमोस्ट सारे फाइबर्स कौन से हैं, व्हाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। जबकि येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर तो है ही, साथ ही साथ यहां पर इलास्टिक येलो फाइबर्स का नंबर भी बहुत ज्यादा है। तो दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में कॉमन चीज बताओ, दैट इज व्हाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, दोनों के अंदर मिलेंगे। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में केवल कोलेजन फाइबर्स हैं, और व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर के साथ साथ ज्यादा नंबर में इलास्टिक येलो फाइबर्स भी हैं। तो दोनों चीजें याद रखना, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइबर्स कनेक्टिव। सिमिलरिटी याद रखना कि दोनों में कोलेजन फाइबर्स रखे हुए हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, दोनों में रखे हुए हैं।
अब डिसिमिलरिटी की बात कर लो, इसमें केवल कोलेजन फाइबर ही है और इसमें कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जिसकी वजह से इस टिश्यू में क्या आ जाती है, इलास्टिसिटी। अरे बोलो भाई, आगे बढ़ जाएं। तो पहली बात तो यह नो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का, दो टाइप का, व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। और अब दोनों व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस को दो तरीके से डिवाइड कर दो। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का हो गया, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का हो गया, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो अब दोनों बातें हो गई। ये वाला जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ओवरऑल दो डिवीजन बताए हुए थे, डेंस रेगुलर टिश्यू और डेंस इरेगुलर। लेकिन जब हमने इसको और एलाबोरेट किया तो हमने देखा कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो तरह का है ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर्स, कि अगर उस टिश्यू के अंदर केवल कोलेजन फाइबर्स हैं तो दैट इज व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिन फाइबर भी बहुत ज्यादा मात्रा में है तो दैट इज येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। और पैटर्न की बात करें तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का होगा, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का होगा, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलें जी, अब आ जाओ, ये समझ लिया क्लासिफिकेशन। तो अब मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाने जा रहा हूं, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। खास बात कि इस टिश्यू के अंदर कौन से फाइबर्स होंगे, व्हाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। इलास्टिन फाइबर या तो कंप्लीटली एब्सेंट होंगे या बहुत ही रेयर, कम होंगे। बात समझ में आई? तो ये होगी व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें दो पैटर्न होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स का, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। इस अकॉर्डिंग डेंस रेगुलर व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। चलो, तो अब यहां से हम पढ़ते हैं व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए भाई क्या लिख रहे हैं यहां पर, सीख लो, जो बातें बताई हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं। दो चार एग्जाम्पल सीखने और करना क्या है। In this tissue, bundle of collagen fibers are more in quantity and other components of connective tissue proper are less in quantity. तो सीधी सी बात है, व्हाइट, पहली बात तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होता ही यही है कि फाइबर ज्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होता है। और व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स हैं वो कौन से ज्यादा हो गए यहाँ पर, कोलेजन फाइबर्स। तो मोर इन क्वांटिटी, और अदर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आर लेस इन क्वांटिटी, यानी जो मैट्रिक्स है या अदर फाइबर्स हैं या और कुछ कह लो यहाँ पर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, सब नंबर में कम होंगी। तो सबसे ज्यादा कौन होगा इस कनेक्टिव टिश्यू में, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइबर जिन्हें बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। चले जी, अब अगली कहानी देखो यहां पर। इसमें लिखा हुआ है रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। याद रखना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेटिकुलर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली, नो एक्सेप्शन, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेटिकुलर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट। फिर यहां पर लिखा हुआ है सेल्स में कौन सी सेल्स ज्यादा होंगी। वैसे तो बहुत तरह की सेल्स होती हैं, लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ऑब्वियस सी बात है फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा होंगी, होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फाइबर ज्यादा है। तो फाइबर्स बनाएगा कौन, फाइब्रोब्लास्ट। और ज्यादा फाइबर कब बनेंगे, जब फाइब्रोब्लास्ट का नंबर ज्यादा होगा। और साथ ही साथ मास्ट सेल भी यहां पर होंगी। बाकी जो अदर टाइप की सेल्स है ना, जो हमने पढ़ी थी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में बहुत तरह की सेल्स थी, उन बाकी तरह की जो सेल्स है उनका नंबर कम होगा। तो इसके मैट्रिक्स में कौन सी सेल्स ज्यादा मिलेंगी आपको, फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल्स। अदर सेल्स जो होंगी वो बहुत कम होंगी। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स दिस टिश्यू अकर्स इन टू फॉर्म्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मेनली कौन से फाइबर मिल रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स, तो वो दो तरह के अरेंजमेंट में होगा। या तो वो कोड की फॉर्म में होगा जिसे बोलते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू, या फिर वो शीट की फॉर्म में होगा जिसे बोलते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो इसका मतलब व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू अब कितने टाइप का हो गया हमारे पास, दो टाइप का। एक तो डेंस रेगुलर व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, तो पढ़ लो, अब उसमें कुछ भी नहीं है, नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में जो डेंस रेगुलर वाला वर्जन है, इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स मैट्रिक्स के साथ एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होंगे। देखो, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड मैट्रिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेगुलर पैटर्न, यानी ऑल्टरनेट पैटर्न। यानी एक लेयर तो बन गई फाइबर्स की, फिर बीच में थोड़ा सा मैट्रिक्स आ गया, फिर यहां पर लेयर बन गई फाइबर्स की, फिर बीच में क्या आ गया, मैट्रिक्स। इसका मतलब ऑल्टरनेट लेयर पे कौन अरेंज्ड है, यहां पर फाइबर्स के बंडल और मैट्रिक्स। तो रेगुलर पैटर्न की फॉर्म में, एक ऑल्टरनेट पैटर्न की फॉर्म में फाइबर्स और मैट्रिक्स अरेंज्ड है। और खास बात क्या लिखी हुई है देखो यहां पर, जो
डेंस रेगुलर व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होती है, इसमें केवल कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा और कोई फाइबर नहीं होता। डेंस रेगुलर व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें केवल कौन से फाइबर्स मिलेंगे? कोलेजन फाइबर्स, और कोई दूसरे टाइप का फाइबर नहीं मिलेगा। फिर लिखा हुआ है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज, मास सेल्स आर स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स। तो देखो यहां पर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी सीरीज में एक के पीछे अरेंज होंगी। अभी एक डायग्राम दिखा दूंगा, उससे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो पहली बात क्या मिली थी कि जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं और वो मैट्रिक्स के साथ एक रेगुलर पैटर्न में, ऑल्टरनेट पैटर्न में अरेंज है। पहले किसकी लेयर आ गई? अरे बोलो, कोलेजन फाइबर्स के बंडल की। फिर उसके बाद मैट्रिक्स टाइप का कोई फाइबर आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। फिर आती है बात फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज, मास सेल्स आर स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो फाइबर्स बनाती हैं वो एक सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंज होंगी, और जो मास सेल्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में रैंडमली इधर उधर पड़ी हुई होंगी। तो इसका एग्जांपल क्या आता है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल टेंडन। कौन बताएगा टेंडन? बोलो। टेंडन। कोलेजन सेल्स, अरे कोलेजन सेल्स होती है क्या आदित्य दुबे? कोलेजन सेल्स नहीं होती, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन से बने हुए, जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूस करती है। कोलेजन कोई सेल थोड़ी ना है, कोलेजन तो फाइबर है, एसेल्यूलर कंपोनेंट है, सेल थोड़ी ना इटसेल्फ। कोलेजन तो फाइबर है, प्रोटीन से बना हुआ। बोलो भाई। हाँ बिल्कुल सही बात। टेंडन वो स्ट्रक्चर है जो मसल को बोन से जोड़ती है। अरे भाई हमारी मसल बोन से जुड़ी हुई है कि नहीं? सारी की सारी मसल, तभी तो हमारी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारे बोन्स के बीच में जो जॉइंट है उनमें मूवमेंट होता है। तो उस मसल को बोन से अटैच कौन करता है? टेंडन। अब खास बात लिख रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी इज टेंडोकैल्केनियल टेंडन। अभी टेंडोकैल्केनियल टेंडन हमारी, अरे ये नहीं होती क्या यहाँ पर शैंक, या बोल दो काफ रीजन। काफ रीजन में हमारे एक मसल होती है बहुत बड़ी जिसका नाम है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। काफ रीजन में या बोल दो शैंक रीजन में कौन सी मसल है? गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। बहुत मजबूत मसल होती है। जब हम वॉकिंग करते हैं, ज्यादा देर वॉक कर लेते हो तो आपकी कौन सी मसल्स में पेन होने लगता है? अरे काफ मसल्स में तो होता है, क्योंकि हमको चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट मसल कौन सी है? काफ मसल, शैंक मसल, जिसका नाम है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। तो दिखा द दिस टेंडन कनेक्ट्स गैस्ट्रोक्नीमियक मसल ऑफ शैंक विद कैल्केनियम बोन ऑफ एंकल। अब थोड़ा सा याद करो, टेंडो एक्िलिस, कुछ याद आया? टेंडो एक्िलिस। ट्रॉय मूवी किसी ने देखी हो तो ध्यान होगा किसी को। ट्रॉय मूवी देखिए किसी ने? ट्रॉय मूवी अगर देखिए तो एक बार थम्स अप कर दो। उन बच्चों को तो उसमें ध्यान रहेगा। टेंडो एक्िलिस नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, बच्चे काफी हैं जिन्होंने देखी भी है। उसमें जो ब्रैड पिट होता है, फाइनली वो मरता कैसे है? जो ट्रॉय था ब्रैड पिट, वो मरता कैसे है? उसके टेंडो एक्िलिस पे एक एरो आके लगता है, तब मरता है वो। वहीं से तो नाम पड़ा है इसका। उस ट्रॉय मूवी में उस ब्रैड पिट वाले कैरेक्टर का नाम क्या था? एक्िलिस। तो इसीलिए इन जनरल इस टेंडन को टेंडो एक्िलिस भी बोल दिया जाता है। ये काफी पुरानी एक स्टोरी है, उस पर बेस्ड मूवी थी ये ट्रॉय। और उसके अंदर जो ब्रैड पिट कैरेक्टर था वो कौन था? एक्िलिस। तो इसी वजह से इस टेंडन का नाम टेंडो एक्िलिस भी पड़ा हुआ है। टेंडो एक्िलिस, क्योंकि एक्िलिस की जो डेथ हुई थी, उसको कोई वरदान वगैरह था कि उसकी बॉडी पे कहीं भी एरो लगेगा वो नहीं मरेगा। लेकिन अगर उसके टेंडो एक्िलिस पे, यानी जो उसका ये टेंडन है, कौन सा? टेंडो कैल्केनियल टेंडन, जो गैस्ट्रोक्नीमियक मसल का टेंडन है। जो टेंडन इस मसल को किससे जोड़ता है? एंकल की कैल्केनियम बोन से। तो उसको वरदान था कि अगर उसके यहां पर एरो लगेगा तो ही वो मरेगा, और फाइनली वो मरता भी ऐसे ही। उसके एंकल पे आके क्या लगता है? एरो। और उसकी वजह से उसकी डेथ होती है। तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया था? एंशियंट वर्ल्ड में क्या नाम पड़ गया था इस टेंडन का? टेंडो एक्िलिस। तो याद रख लेना, टेंडो एक्िलिस कौन से टेंडन को बोला जाता है? टेंडो कैल्केनियल टेंडन। ये पुरानी एक स्टोरी है, उधर वेस्टर्न वर्ल्ड की कोई पुरानी एंशियंट स्टोरी है, तो इसलिए इसका नाम एक और पड़ गया था, टेंडो एक्िलिस। तो टेंडो एक्िलिस टेंडन किसे बोला जाता है? हमारे शाफ्ट, हमारे शैंक में पाए जाने वाली कौन सी मसल का टेंडन? गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का टेंडन। जो उस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को हमारी एंकल की कौन सी बोन से जोड़ता है? कैल्केनियम बोन से। बात समझ में आई? तो ये होता है टेंडो कैल्केनियल टेंडन। और ये हमारी बॉडी, वैसे तो हमारी बॉडी में हर जगह टेंडन ही टेंडन है, सारी मसल्स बोन पर टेंडन से जुड़ रही है, लेकिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन। अब देखो ना, जब हम चलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के वेट को आगे बढ़ाना पड़ता है, पूरी बॉडी के वेट को। तो ऑब्वियस सी बात है
कि जो हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल वॉकिंग में काम करती है उसका टेंडन भी सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी इज टेंडोकैल्कुलियन टेंडन, दैट इज आल्सो नोन एज टेंडो एक्किलिस। चलिए जी, ये तो हो गया कौन सा पैटर्न था भाई, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कॉर्ड पैटर्न था, या इसको बोल दो डेंस रेगुलर टिश्यू का पैटर्न था, जिसके अंदर क्या हो रखा था, जो कोलेजन फाइबर्स के बंडल थे वो मैट्रिक्स के साथ ऑल्टरनेट पैटर्न में अरेंज्ड थे, यानी एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज थे। अब आता है शीथ वर्जन, यानी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का डेंस इरेगुलर पैटर्न। तो अब नाम से क्लियर हो गया, टिश्यू तो डेंस ही है और व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होंगे, लेकिन यहां पर इरेगुलर पैटर्न है। तो देख लो लिखा हुआ है साफ साफ, इन दिस फॉर्म देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के अंदर ये जो कोलेजन फाइबर्स के बंडल हैं ये इधर उधर ऐसे टेढ़े भागे पड़े हुए हैं, इरेगुलरली पड़े हुए हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न में वो मैट्रिक्स के साथ अरेंज नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे पैटर्न को क्या बोल देते हैं, डेंस इरेगुलर। फिर लिखा हुआ है फाइबर्स आर क्रिस क्रॉस अरेंज। अभी डायग्राम दिखा देंगे उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जांपल पढ़ लो कि ये जो शीथ फॉर्म मिलती है, शीथ मतलब एक चद्दर की तरह बन जाता है ये टिश्यू, जिसमें डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जैसे पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों तरफ की कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो वो किससे बनी हुई है, बोलो, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के शीथ वर्जन से, यानी डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ऐसे पेरिओस्टियम, बोन की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है दैट इज नोन एज पेरिओस्टियम। पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज की आउटरमोस्ट कवरिंग। एपिमाइसियम, मसल्स की चारों तरफ की आउटरमोस्ट कवरिंग। रीनल कैप्सूल, किडनी के चारों तरफ पाए जाने वाली कवरिंग। ग्लीसंस कैप्सूल, हिपेटिक लोब्यूल्स के चारों तरफ पाए जाने वाली कवरिंग। ड्यूरामेटर, ब्रेन की आउटरमोस्ट कवरिंग। और कॉर्निया ऑफ आई, स्क्लेरा ऑफ द आई, ये सब कौन से टिश्यू से बने हुए हैं, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के शीथ वर्जन से, यानी डेंस इरेगुलर वर्जन से बने हुए टिश्यूज हैं। बात समझ में आई? तो शीथ का मतलब समझ में आया, चद्दर की तरह। देखो जो कॉर्ड होगा ना, कॉर्ड तो एक थिक ऐसी स्ट्रक्चर होगी, कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, समझ गए, मतलब काफी, ये दिख रहा है ना ये पेन, ये कॉर्ड है, ऐसा थिक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। और शीथ जो होगी वो फैली हुई स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरह से वो फैली हुई स्ट्रक्चर बनेगी, यूं चद्दर की तरह फैली हुई। तो वही बात है कि जो एक स्ट्रॉन्ग रस्सी की तरह स्ट्रक्चर बन रही है वो डेफिनेटली डेंस रेगुलर पैटर्न से बनी हुई होगी, और जो चद्दर की तरह फैली हुई स्ट्रक्चर है वो डेंस इरेगुलर पैटर्न से बनी हुई होगी। तो ये कौन से टिश्यू के टाइप पढ़े हमने, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। जस्ट अ मोमेंट। अभी कोई बच्चे ने ऐसा पूछा कि सर फाइबरस फूड खाने से हमारी बॉडी में फाइबर ज्यादा बनता है क्या? जस्ट लिसन, सुनना ध्यान से, देखो छोटी छोटी सी बातें कई बार कॉन्सेप्ट बिगाड़ देती हैं, उनको समझना। जैसे कई लोगों के लिए हम बोलते हैं ना कि यार ये तो पत्थर की तरह स्ट्रांग है, मतलब वो पत्थर खाता है? मतलब हम कहते हैं यार ये तो पत्थर की तरह स्ट्रांग है, लोहे की तरह मजबूत इंसान है, इसका मतलब वो लोहा खाता है, पत्थर खाता है? नो। ध्यान से भाई, इस कॉन्सेप्ट को सुधार लेना। जिस भी बच्चे ने पूछा था XYZ, ध्यान से सुनना बेटा। जो हम फाइबरस फूड खाते हैं ना, फाइबरस फूड का मतलब क्या है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फाइबर्स इन्हीं में तो ज्यादा होता है, फ्रूट्स हैं इनमें फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं सेल्यूलोज के फाइबर्स। वो हमारे डाइजेशन में बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता, और वो डाइजेस्ट नहीं होता तो वो वहां पर जाके इंटेस्टाइन में क्या बना देता है, बल्क बना देता है, और उस बल्क की वजह से हमारा इजीली जो फूड है वो आगे पास हो जाता है, ठीक है? तो वो सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं। ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स किससे बन रहे हैं, प्रोटीन से। तो अगर इन फाइबर्स की ज्यादा नंबर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यू आपको चाहिए तो आपको प्रोटीन डाइट ज्यादा खानी पड़ेगी, समझ गए? तो फूड में हम जो फाइबरस फूड बोलते हैं कि ये फाइबर रिच फूड है, तो वो फाइबर रिच फूड बेसिकली होता है सेल्यूलोज फाइबर। फाइबर तो कई मटेरियल से बनता है ना, वो सेल्यूलोज फाइबर्स हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते, प्लांट प्रोडक्ट में आते हैं ना फाइबर्स, वो सेल्यूलोज फाइबर्स हैं। और ये जो फाइबर्स हैं बॉडी के बने हुए, ये हैं कोलेजन फाइबर। हाँ, अगर आप नॉनवेज डाइट में, किसमें, नॉनवेज डाइट में अगर आप फाइबरस फूड खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी अगर जानवर को मार के खाया जा रहा है तो उसमें फाइबरस फूड का मतलब क्या है कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर ये वाले फाइबर्स ज्यादा होंगे, तो वो आपको प्रोटीन सोर्स की तरह काम करेगा। लेकिन अगर वेजिटेरियन डाइट में आप फाइबर रिच फूड खा रहे हो तो दैट इज सेल्यूलोज फाइबर्स। तो सेल्यूलोज खाने से क्या हमारी बॉडी में प्रोटीन बढ़ सकता है क्या? नहीं। बाहर से प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के अंदर इन फाइबर्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और हमारी ये टिश्यूज मजबूत होंगी। प्रोटीन डाइट पे डिपेंड करता है।
पिज्जा नहीं खाना, ये पिज्जा कौन बना के भेज रहा है यार? वो जिसने भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज हेपेटिक लोब्यूल, और बड़ा गुस्सा आ गया भाई इसको। हेपेटिक लोब्यूल लिवर के साथ बताएंगे। हेपेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेपेटिक? आपको मैंने कुछ टर्म सिखाए थे ऐसे जनरल टर्म्स, जल्दी बताओ। कार्डियक, गैस्ट्रो, एंटेरिक, हेपेटिक, रीनल, आर्त्र, डर्मा, ऑक्यूलो, ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड किसी दिन सिखाए थे मैंने आपको? नहीं सिखाए? सिखा दें अभी, क्योंकि बार बार काम आएंगे वर्ड्स। चलो सिखा देते एक बार, है ना। वापस आ जाएंगे इस टिश्यू पे। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तो हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। टिश्यू पे आ जाएंगे वापस। एक बार एक नई चीज सिखा देते हैं बीच में चलकर। लिख भी लेना, किसी बच्चे को चाहिए हो ना ये चीजें। जैसे एक वर्ड मैंने यहां पर लिखा, कार्डियक या कोरोनरी। इसका मतलब क्या है? ये वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है? हार्ट के लिए, ठीक है जी। चलो इसी तरह से एक और वर्ड आपको यहां पर मैं सिखाता हूं, गैस्ट्रो। गैस्ट्रो वर्ड यूज होता है स्टमक के लिए। एंटेरो, ENTERO, एंटेरो वर्ड यूज होता है इंटेस्टाइन के लिए। लिख लेना, जहां पर भी ये वर्ड आए ना फिर उसके अकॉर्डिंग इनको यूज कर लेना। अच्छा एक और बात याद रखना, कुछ जगह पर ये मिस नोमर की तरह भी यूज होते हैं। अभी गैस्ट्रो वर्ड का मीनिंग क्या बताया मैंने? स्टमक। अरे बताया कि नहीं? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने शैंक की एक मसल पढ़ी थी, काफ रीजन की एक मसल पढ़ी थी, गैस्ट्रोकनीमियस, पढ़ी थी कि नहीं? अभी तो पढ़ा के लाया हूं गैस्ट्रोकनीमियस मसल। कहां पे मिल रही है? पिंडली में मिल रही है, हमारी काफ रीजन में, शैंक रीजन में। अरे मिल रही है कि नहीं? गैस्ट्रोकनीमियस मसल। यहाँ पर मिसनोमर है। अब यहाँ पर गैस्ट्रो का मतलब स्टमक से मत निकाल लेना कि सर देखो इसमें भी गैस्ट्रो लिखा हुआ है, ये स्टमक है। बोल दिया कि बहुत जगह मिसनोमर की तरह भी वर्ड यूज होते हैं। मिसनोमर, गलत जगह पे गलत वर्ड यूज हो रखे होते हैं, और वो आज तक एज इट इज चल रहे हैं और हम उनको फॉलो करते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो गैस्ट्रोकनीमियस मसल में गैस्ट्रो का मतलब स्टमक है क्या? नेवर। ये तो काफ रीजन की, पिंडली की मसल है, शैंक रीजन पे प्रेजेंट होती है, एंकल पे जोड़ती है मसल को। उसका टेंडन कौन सा था? टेंडो कैल्केनियल टेंडन, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी। चलो तो कुछ जगह पर मिसनोमर भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनका मतलब जो है वो ये निकलता है। तो कार्डियक यानी कोरोनरी, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन, हिपेटो, हिपेटो का मतलब होता है लिवर, ठीक है। इसी तरह से कोलेसिस्ट, कोलेसिस्ट का मतलब होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है जी। इसी तरह से रीनल, रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल का मतलब भी किडनी। नेफ्रो का मतलब भी किडनी, नेफ्रो, एक नेफ्रो वर्ड भी आता है ना। जैसे किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रो जो वर्ड है वो भी किसके लिए आता है? किडनी के लिए। रीनल और नेफ्रो दोनों वर्ड किडनी के लिए। चलो ऐसे और वर्ड देखते हैं, डर्मा, स्किन, राइनो, कौन बताएगा? राइनो, राइनो, नोज, ट्राइको, ट्राइको, हेयर, बाल के लिए वर्ड यूज होता है ट्राइको, ठीक है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? हेयर स्पेशलिस्ट, ठीक है। चलो आगे, ट्राइको के बाद एक और पढ़ लो यहां पर, फेरेंजाई। अरे फेरेंजाई का मतलब होता है थ्रॉट, ठीक है जी। और पढ़ लो चलो, ग्लॉसो, ग्लॉसो का मतलब कौन बताएगा? टंग, बिल्कुल सही बात, टंग, टंग। चलो और बताओ फिर। पल्मो, या प्लूरो, ये वर्ड किससे रिलेटेड है? लंग से रिलेटेड, ठीक है, पल्मो या प्लूरो। चलो और बताओ, आर्त्र, कौन बताएगा? आर्त्र, जॉइंट्स, ठीक है। मायो, मायो वर्ड, मसल्स। इसी तरह से और बताओ,
ओस, बोन्स, कॉन्ड्र, कार्टिलेज। ठीक है जी, और बताओगे? हिस्टेरा या मेट्रा, ये वर्ड यूज होता है यूटेरस के लिए। यूटेरस फीमेल में होता है यूटेरस, वॉर्म। सालपेंजाई, सालपेंजाई, सालपेंजाई वर्ड आता है फैलोपियन ट्यूब के लिए, ओविडक्ट होती है ना फीमेल्स में, उसके लिए। इसी तरह से वर्ड आता है उफोरन, उफोरन, ये वर्ड आता है ओवेरी के लिए, ओवेरी होती है ना फीमेल गोनेड। इसी तरह से एक वर्ड आता है ऑर्काई, ORCHI, ऑर्काई का मतलब होता है टेस्टिस। तो कुछ वर्ड बता दिए हैं। हाँ याद करना है, अब कर लो। अभी जैसे एक बच्ची पूछ रही थी सर हिपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं, अब उसको हिपेटिक वर्ड का मतलब पता होगा तो उसको पूछने की जरूरत पड़ती क्या? ये वर्ड तो बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बार बार यूज होंगे। हिपेटो का मतलब क्या होता है? लिवर। तो हिपेटिक लोब्यूल का मतलब क्या है? ठीक है, हिपेटिक लोब्यूल का मतलब क्या है? लिवर की लोब्स। लिवर का टिश्यू कुछ लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है, तो उन इंडिविजुअल लोब्यूल्स को क्या बोल देते हैं? हिपेटिक लोब्यूल्स। बिल्कुल सही बात। अभी वर्ड आ जाए रीनल कॉर्टेक्स, अब इसका मतलब क्या है रीनल कॉर्टेक्स? आई के लिए भी बता देंगे, अभी तो बहुत सारे वर्ड हैं। आई के लिए भी लिखना है क्या? आई के लिए लिख लेना ऑक्यूलो या ऑक्ट। आई बॉल के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑक्यूलो या ऑक्ट, ठीक है। जब भी तो आई के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। चलो बताओ। तो मैंने पूछा रीनल कॉर्टेक्स, तो रीनल का मतलब किडनी, और कॉर्टेक्स किसी भी टिश्यू का कौन सा पार्ट होता है? आउटर पार्ट। तो किडनी का जो आउटर पार्ट है, जो आउटर टिश्यू है, दैट इज नॉन एज रीनल कॉर्टेक्स। अब आपको नेफ्रो का मतलब भी पता है कि नेफ्रो का मतलब होता है किडनी से रिलेटेड टिश्यू के लिए नेफ्रो वर्ड यूज करते हैं, तो दैट इज नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब ये किडनी का डॉक्टर है। आई बात समझ में? अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, चलो अभी यहां पर वर्ड लिखा हुआ है मैक्रोग्लोसिया। बताओ मीनिंग बताओ, मैक्रोग्लोसिया का मतलब बताओ, जल्दी बताओ मैक्रोग्लोसिया का मतलब। साइज में बड़ी टंग, मैक्रो मतलब बड़ी, और ग्लोसो मतलब टंग, तो मैक्रोग्लोसिया का मतलब क्या निकला? साइज में बड़ी टंग। ऐसे ही मैंने एक वर्ड यूज किया गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइटिस? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्राइटिस? यस, स्टमक की इन्फ्लामेशन, बिल्कुल सही बात, जोड़ दिया ना। तो देखो ये इस तरह से वर्ड बन जाते हैं। ऐसे ही मैंने सपोज बोल दिया फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, जल्दी से बताओ मतलब, यहां पे लिखे हुए सारे वर्ड्स, फेरेंजाइटिस ढूंढ के बताओ। फेरेंजाइटिस, यस, थ्रोट में इन्फ्लामेशन, फेरेंजाई का मतलब क्या है? थ्रोट। ऐसे ही मैंने बोल दिया आर्थराइटिस, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन। बिल्कुल सही बात, सभी बच्चों ने सही लिखा है। तो चलो ऐसे मतलब निकलते हैं, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे इनके मतलब और समझाते जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक चीज याद रखो। कार्डियक या कोरोनरी का मतलब हार्ट, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, ये गैस्ट्रो वर्ड का मतलब स्टमक, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, हिपेटो मतलब लिवर, कोलेसिस्ट मतलब गॉल ब्लैडर, रीनल या नेफ्रो का मतलब किडनी, हिस्टेरा या मेट्रा का मतलब यूटेरस, साल्पिंजाई का मतलब फेलोपियन ट्यूब, उफोरॉन का मतलब ओवेरी, ऑर्काई का मतलब टेस्टिस, डर्मा का मतलब स्किन, राइनो का मतलब नोज, ट्राइको मतलब हेयर्स, फेरिंजाई मतलब थ्रॉट, ग्लॉसो मतलब टंग, पल्मो या प्लूरो वर्ड फॉर लंग्स, आर्थ मतलब जॉइंट्स, मायो मतलब मसल, ओस मतलब बोन्स, कॉन्ड मतलब कार्टिलेज, और ऑफ या ऑक्यूलो का मतलब आईबॉल। हाँ, यस आ गया ना। सर ड्यू टू दिस ओनली एंटेरोकाइनेज इज इंटेस्टाइनल जूस, एंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन है ना, तो अपने आप देखो वर्ड रिलेट हो गया। एंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन, तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहां पर आएगा, किसके जूस में आएगा? इंटेस्टाइन के जूस में। बोलो भाई।
ये अलग ही बोले ट्रिप में। ये कह रहा है कि सर कोरोनरी में से लास्ट में आर वाई हटा दो, इसके दिमाग से तो कोरोना जा ही नहीं रहा। हाँ अब देखो राइनो वायरस आ गया ना, राइनो वायरस। राइनो वायरस वो है जो नोज में इन्फेक्शन कॉज करता है, जुकाम कॉज करता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस। हो गया ना नाम से रिलेट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें नाम से डायरेक्ट रिलेट हो जाती हैं। अभी मैंने बोल दिया सपोज माइल्जिया, मैंने एक वर्ड यूज किया माइल्जिया। अब मैं बता रहा हूं एल्जिया का मतलब होता है पेन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइल्जिया? मसल में पेन। बिल्कुल सही बात। ईयर का नाम होता है ऑटो। चलो ये नाम भी लिख देता हूं, बच्चों को आ रहा है। आई का तो वर्ड लिख देता हूं ऑक्यूलो। ऑक्यूलो, ओ डबल सी यू एल ओ, ऑक्यूलो। या इसी को बोलते हैं ऑफ्थ। ऑफ्थ। और ईयर के लिए वर्ड यूज होता है ऑटो, बैठो और निकल लो। ऑटो। तो अभी वर्ड आ जाए ओटाइटिस। ओटाइटिस का मतलब क्या समझेंगे आप? ओटाइटिस, ईयर में इन्फ्लामेशन। ईयर में इन्फ्लामेशन। और ओटेल्जिया, ईयर में पेन। ऐसे वर्ड आ जाए ऑफ्थेल्माइटिस। ऑफ्थेल्माइटिस। बिल्कुल सही बात, आई बॉल की इन्फ्लामेशन ऑफ्थेल्माइटिस। अब वो बच्ची कहाँ गई जिसने पूछा था कि सर हिपेटिक लोब्यूल, वो तो गुस्सा भी ऐसे कर रही थी, सर हिपेटिक लोब्यूल बताओ, ये तो बहुत नई नई चीज आ गई। अरे आ गई समझ में, ऐसे वर्ड। अरे सीखोगे तो आएंगी चीजें। सीखने को बहुत कुछ है अभी। देखते तो जाओ। तो इसको नोट कर लिया सभी बच्चों ने? नोट किया इन सभी वर्ड्स को? यह काम करेंगे चलो। नोट तो कर ही लिया होगा आपने। मैं इसकी एक हैंडमेड बढ़िया एक लिस्ट बनाकर आपको अगली क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सबसे बढ़िया वो रहेगा। साफ साफ हैंडराइटिंग के अंदर एक हैंडमेड लिस्ट बना दूंगा, जिसमें ये सारे वर्ड्स भी आ जाएंगे। और जैसे ये छोटे छोटे वर्ड जुड़े ना, आइटिस का मतलब क्या है, एलजिया का मतलब क्या है, इस तरह के वर्ड आए ना, इनके भी मतलब मैं लिख दूंगा एक कागज पर अच्छी सी हैंडराइटिंग में, आपको अगली क्लास में अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है जी। तब उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। टेलीग्राम को तो ऐसा क्रेज है ना इनमें, ऐसा क्रेज मतलब टेलीग्राम नहीं होता तो जाने क्या हो जाता। वेरी गुड वेरी गुड। यही होना चाहिए। हम ह्यूमन बॉडी तो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, सारे वर्ड क्लियर, एक बार फिर बोल रहा हूं ताकि अभी मैक्सिमम याद हो जाए। फिर अगली बार मैं लिस्ट डाल दूंगा। कार्डियक या कोरोनरी का मतलब हार्ट। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक। एंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन। हिपेटो का मतलब लिवर। कोलेसिस्ट का मतलब गॉल ब्लैडर। रीनल या नेफ्रो का मतलब किडनी। हिस्टेरा या मेट्रा का मतलब यूटेरस। साल्पिंजाई का मतलब फेलोपियन ट्यूब। ऊफोरॉन का मतलब ओवेरी। ऑर्काई मतलब टेस्टिस। इसी तरह से आई में ऑक्यूलो और ऑप्थ का मतलब आईबॉल। ऑटो का मतलब ईयर। डर्मा का मतलब स्किन। राइनो का मतलब नोज। ट्राइको का मतलब हेयर। फेरिंजाई का मतलब थ्रॉट। ग्लॉसो मतलब टंग। पल्मो या प्लूरो फॉर लंग्स। आर्थ जॉइंट्स। मायो का मतलब मसल। ओस का मतलब बोन्स। कॉन्ड्र का मतलब कार्टिलेज। ठीक है जी। हाँ अब ये बच्ची पूछ रही है ऊजेनेसिस, है ना? ऋतिक भी पूछ रहा है ऊजेनेसिस। अब देखो, ऊ वर्ड एक ही जगह आया है, डबल ओ। ऊ फॉरन में ओवेरी। तो ऊ वर्ड्स ओवेरी से रिलेटेड कोई चीज है। ओवेरी में क्या चीज बनती है? एग्स। तो ऊजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? ओवेरी में एग्स का प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई? सिंपल ऐसे। तो आगे आएंगे, अभी तो ये चीजें तो मैंने तो आइडिया दे दिया, अभी तो सारी चीज डिटेल में पढ़े। अब बताओ ये सारे चैप्टर्स आएंगे कि नहीं धीरे धीरे? अब उनमें ये वर्ड आते जाएंगे। जीआईटी पढ़ेंगे तो गैस्ट्रो एंट्रो पढ़ लेंगे, हिपैटो पढ़ लेंगे, कोलेसिस्ट पढ़ लेंगे जीआईटी में डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो रीनो और नेफ्रो वर्ड पढ़ लेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो बाकी इसके अंदर चीजें आ जाएंगी, राइनो, पल्मो, आ जाएंगी कि नहीं? यस। कंजक्टिवा आईबॉल की लेयर होती है, आई में पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, नर्वस सिस्टम,
उसके अंदर हम लास्ट में पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स, आई और ईयर। तो उसके अंदर आई मैं पढ़ाऊंगा कंजक्टिवा क्या होती है। आई से रिलेटेड वर्ड है कंजक्टिवा, आई का एक पार्ट है मान लो। चले। अच्छा, अपडेटेड पीडीएफ नहीं डाली मैंने टेलीग्राम पे? डाल दूंगा, आज डाल दूंगा, अभी क्लास के बाद। मेरे को फिर याद दिला देना एक बार क्लास के एंड में। चलो, मैंने डाली थी शायद किसी दूसरे चैनल पे डाल दी, मेरे को ऐसा लग रहा है डाली थी मैंने। हो सकता है दूसरे चैनल पे चली गई हो। लो जी भाई, आगे बढ़ जाओ, वापस आ जाओ, टिश्यू आ जाओ। अरे बेटा वो कौन था? वो मेरे को तो गायब ही हो गया लगता है, जिसने पूछा था ना हेपेटिक ल्यूबुल, वो तो गायब ही हो गया। पर कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के सवालों से देखो कई बार नई चीजें सीखने को मिल जाती। अगर वो बच्चा ये हेपेटिक लोब्यूल नहीं पूछता तो शायद मैं ये चीज नहीं बताता आपको। अब बता दी तो चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। एक कम से कम इंट्रोडक्शन मुंह दिखाई तो हो गई कि कैसे कैसे शब्द पढ़ने हैं हमें जूलॉजी के अंदर या ह्यूमन से रिलेटेड। चले जी। तो क्या पढ़ा हमने पहले? हमने यहां पर पढ़ा था व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने दो तरह का कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको इनके। ये लो भाई, ये देखो, ये कौन सा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये कौन सा टिश्यू है? ये नाम देखो, नाम मेरे को बताओ, देख कर कैसा टिश्यू है, रेगुलर है कि इरेगुलर है ये वाला? देख कर बताओ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, अब याद रखना सारी चीजें। बताओ ये कौन सा टिश्यू है? बिल्कुल सही बात, रेगुलर। अच्छा, ये तो नीचे लिखा हुआ है ना। ओहो, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो नीचे लिखा हुआ है, बोल रेगुलर। कोई बात नहीं, देख के बताओ। ये देखो, ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल। तो देखो ये ऐसे लेयर की फॉर्म में अरेंज है। यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी एक के बाद सीरीज में अरेंज्ड है। और एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न के अंदर कोलेजन फाइबर है, और उनके बीच बीच में ऑल्टरनेटली किसकी लेयर बनी हुई है? मैट्रिक्स की। ठीक है जी। जबकि इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, ये कोलेजन फाइबर का बंडल अलग पड़ा हुआ है, ये अलग, ये कहीं ऐसे पड़ा, और रैंडमली पड़े हुए हैं ऐसे, नेटवर्क सा बना रहे हैं, ऐसा जाल सा बना रहे हैं। जबकि यहाँ पर कैसे थे? एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पैरेलल मैनर के अंदर कोलेजन फाइबर्स अरेंज थे, बंडल्स अरेंज थे, और उनके बीच बीच में मैट्रिक्स की लेयर बन रही थी। और यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर के बंडल है वो कैसे पड़े हुए हैं? रैंडमली, नेटवर्क की फॉर्म में। तो दैट इज डेंस इरेगुलर। बोल लो। सेकंड इमेज में गोल सी चीज क्या है ये? अरे सेल्स होंगे ना। सेल्स होंगी। किसी भी ग्रेवी में पनीर भी है, पनीर के साथ साथ शिमला मिर्ची भी है, प्याज भी है, ठीक है, टमाटर भी आ जाता है बीच बीच में। तो भी तरह तरह की सेल्स होती है, लेकिन मोस्टली दो सेल्स आपको ज्यादा बताई थी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और दूसरी सेल्स बताई थी मास्ट सेल्स। ठीक है, तो वही सेल्स पड़ी होंगी यहाँ पर। ये जो पड़ी हुई है यहाँ पर, ये तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कैसे पहचानी आपने? मैंने बोला था ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स साइज में बड़ी भी होती है और इरेगुलर होती है, क्योंकि उनसे सेल्यूलर प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं। देखो ये निकले हुए ना इधर उधर सेल्यूलर प्रोसेस। तो ये तो कौन सी सेल्स हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और दूसरी यहाँ पर दूसरी कौन सी सेल्स ज्यादा थी? मास्ट सेल्स। बाकी सेल्स तो बहुत कम होती है इस टिश्यू के अंदर। तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हमने बात पढ़ी। दो तरह का यहाँ पर हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। अब आती है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की खास बात क्या थी? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स के तो बंडल होंगे ही, लेकिन इसके मैट्रिक्स में, जो बीच में मैट्रिक्स बच गया ना, उसके अंदर ज्यादा नंबर में कौन से फाइबर्स पड़े होंगे? येलो इलास्टिक फाइबर्स। और उन येलो इलास्टिक फाइबर्स के ज्यादा नंबर होने की वजह से इस टिश्यू में क्या आ जाएगी? बोलो, इलास्टिसिटी। तो ध्यान से सुनना, इन दिस टिश्यू येलो फाइबर्स आर मोर इन क्वांटिटी, बट कोलेजन फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट। मतलब कोलेजन फाइबर्स के बंडल तो पड़े हुए ही हैं, लेकिन अब उन कोलेजन फाइबर्स के बंडल में जो बीच बीच में मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, उसमें ज्यादा नंबर में कौन से फाइबर्स पड़े हुए हैं? येलो फाइबर्स। यानी ओवरऑल कोलेजन फाइबर इसमें भी है, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा यहाँ पर येलो फाइबर्स हैं। जबकि व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इलास्टिक फाइबर्स की हमने बात ही नहीं करी। उसके अंदर तो सारे फाइबर्स हमने कैसे बोले थे? कोलेजन फाइबर्स। लेकिन यहाँ पर कोलेजन फाइबर भी है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में कौन से फाइबर पड़े हुए हैं मैट्रिक्स में? येलो फाइबर्स। ठीक है जी। फिर लिखा हुआ है रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में भी रेटिकुलर फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट थे, येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में भी रेटिकुलर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स दे आर अगेन टू टाइप्स। अगेन यहां पर भी क्या होगा? वही कॉर्ड पैटर्न, यानी डेंस रेगुलर,
येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में भी पहला पैटर्न कौन सा आ गया, डेंस रेगुलर। अगेन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं वो मैट्रिक्स के साथ एक रेगुलर ऑल्टरनेट पैटर्न पे रखे हुए होंगे और बीच बीच में जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर येलो फाइबर्स क्या बनाएंगे, नेटवर्क। तो अगेन बंडल तो हमेशा कोलेजन फाइबर का ही मिलता है। मैंने आपको पहले भी बता दी थी बात जब मैंने आपको फाइबर्स के बारे में लास्ट क्लास में समझाया था कि कोलेजन फाइबर्स हमेशा बंडल में मिलेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल हैं अगेन वो मैट्रिक्स के साथ एक रेगुलर ऑल्टरनेट पैटर्न पे हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर अब ज्यादा नंबर में कौन से फाइबर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर येलो इलास्टिक फाइबर्स जो कि ब्रांच्ड होते हैं, सिंगली प्रेजेंट होते हैं और नेटवर्क फॉर्म करते हैं। बात समझ में आई। अगली बात, अब देखो इसमें लिखा हुआ है एक बोलते हैं एग्जाम्पल, ये युगामेंट्स कैसे हो गया बेटा, इट इज नॉट युगामेंट, इसको लिगामेंट बोलेंगे, लिगामेंट, दिस इज लिगामेंट। युगामेंट कैसे हो गया, ये मिस टाइपिंग हो गई, कोई बात नहीं, इतना सारा टाइपिंग रहता है तो कभी कभी रह जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ, लिगामेंट्स, ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बोन्स, ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बोन, यानी दो बोन को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लिगामेंट। और अब इसमें लिखा हुआ भी है हमारी बॉडी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है वो है इलियोफीमोरल लिगामेंट। हमारी जो थाई की बोन होती है, जो बॉडी की सबसे बड़ी बोन है, कौन सी, थाई की बोन, दैट इज फीमर। और वो हिप बोन के, कौन सी बोन, हिप बोन में कितनी बोन होती है, याद है क्या, कुछ पढ़ा जीवन में, हमारी एक हिप बोन के अंदर टोटल 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो हमारी जो फिमोरल बोन है थाई की, वो एक लिगामेंट के थ्रू किससे जुड़ी हुई होती है, इलियम से, हिप बोन की इलियम से। तो हिप बोन की तो इलियम बोन और थाई की कौन सी बोन, फीमर। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है वो लिगामेंट, एंड दिस इलियोफीमोरल लिगामेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। अब देखो लिखा हुआ भी है, दिस लिगामेंट कनेक्ट्स इलियम बोन ऑफ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का मतलब हिप बोन है ना, हिप बोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वहीं पर प्रेजेंट होती है पेल्विक गर्डल। तो इलियम बोन तो हिप बोन की बोन, और फीमर बोन किसकी है, हाइंड लिम्ब की। हाइंड लिम्ब का मतलब पैर, हमारे पैर के अंदर कौन सी बोन आ गई, थाई की बोन, ही फीमर। तो इस फीमर बोन को हिप बोन की इलियम से कौन अटैच कर रहा है, दिस इलियोफीमोरल लिगामेंट, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी। तो ये कौन सा पैटर्न है, कोड पैटर्न, अगेन रस्सी जैसा कोड पैटर्न। बस इसमें खास बात क्या है भाई, ऐसा ही डेंस रेगुलर कोड पैटर्न हमने व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में भी पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर सारे फाइबर्स कैसे थे, कोलेजन फाइबर्स। यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ पर भी कोलेजन फाइबर्स के बंडल हैं, लेकिन बीच बीच में जो मैट्रिक्स है उसमें ज्यादा नंबर में कौन से फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स। और वही रेगुलर पैटर्न यहाँ पर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसको हम बोल रहे हैं लिगामेंट। और अगर मान लो यही येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स अगर इरेगुलर पैटर्न में पड़े हुए हैं तो उसको डेंस इरेगुलर यानी शीत यानी चद्दर जैसी स्ट्रक्चर बोल देंगे। तो देखो, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स विद इलास्टिक फाइबर्स, यानी यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स के बंडल है इरेगुलर पड़े हुए हैं और बीच बीच में मैट्रिक्स में अगेन ज्यादा नंबर में कौन है, इलास्टिक फाइबर्स। लेकिन यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स का बंडल कैसे पड़ा हुआ है, इरेगुलर, उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है मैट्रिक्स के साथ। तो ऐसा देखो कहां मिलेगा, वॉल ऑफ लिम्फ वेसल एंड ब्लड वेसल। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू कहां मिलेगा, हमारी ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल की वॉल में। हमारी ब्लड वेसल्स नहीं होती, आर्टरी, वेन, इसके अलावा लिम्फ वेसल्स भी होती हैं जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ बह रहा है, तो उसकी वॉल में टिश्यू मिलेगा। ट्रू वोकल कोड्स, हमारे लैरिंग्स में पाए जाने वाले जो वोकल कोड्स हैं, ट्रू वोकल कोड्स, वो इसी तरह के टिश्यू से बने हुए हैं। और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्किन, हमारी स्किन में भी थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती है, तो हमारी स्किन के अंदर भी इस तरह का एक थिन लेयर इस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का मिलेगा, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज अ डेंस इरेगुलर शीथ पैटर्न। चले बढ़ जाएं आगे। तो चलो कुल मिला के ये वाली स्लाइड मेरे को समझा दो, बता दो फटाफट। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अब आपको बताना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स हैं ज्यादा, मैट्रिक्स है कम, जिसमें हमने पढ़ा व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कोलेजन फाइबर्स के बंडल प्रेजेंट हैं ओनली। ठीक है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोलेजन फाइबर्स के बंडल भी हैं लेकिन उनके बीच बीच में जो मैट्रिक्स है उसमें ज्यादा नंबर में कौन से फाइबर्स पड़े हैं, इलास्टिक फाइबर्स। तो पहले बताओ दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में सिमिलरिटी यह है कि दोनों के अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, और एक और सिमिलरिटी है कि दोनों के अंदर रेटिकुलर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट है, ये सिमिलरिटी होगी। अब डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी ये है कि व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में ओनली कोलेजन फाइबर्स हैं, जबकि व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा नंबर में।
ठीक है, तो बताओ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में जो डेंस रेगुलर पैटर्न था यानी कोड पैटर्न, इसका एग्जांपल लिख दो जल्दी से, नीचे एग्जांपल लिखो। डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोड पैटर्न एग्जांपल, आने दो नीचे स्पीड से। यस, टेंडन 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 टेंडन, बिल्कुल सही। डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या एग्जांपल था? शीथ पैटर्न। कौन सा एग्जांपल था? अरे बताए थे इतने सारे एग्जांपल, पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम, ड्यूरामेटर, थे कि नहीं? जो बहुत सारे ऑर्गन्स की चारों तरफ कवरिंग बना रहे थे। बिल्कुल सही बात। अब आ जाओ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में जो डेंस रेगुलर पैटर्न है यानी कोड पैटर्न, इसका एग्जांपल बताओ। लिगामेंट्स, बिल्कुल सही बात, लिगामेंट्स जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी इलियोफिमोरल लिगामेंट। चलो, डेंस इरेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीथ पैटर्न, इसका एग्जांपल बताओ। ब्लड वेसल्स की वॉल, लिम्फ वेसल्स की वॉल, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, और उसके अलावा स्किन के नीचे आपको ये लेयर्स दिखाई देंगी, थिन लेयर, ठीक है जी। क्योंकि बेटा फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं। जब लैरिंग्स पढ़ाएंगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लैरिंग्स की स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि 1 पेयर ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं और 1 पेयर फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं। 1 पेयर जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो फोनेशन में हेल्प करते हैं, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं वो साउंड प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते हैं, उनका काम अलग होता है। वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, स्किन में बहुत सारी लेयर होती है बेटा। पहले तो देखो तुम्हारे सिलेबस में चलता था इंटेग्यूमेंट सिस्टम, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना एनिमल टिश्यू, इसके बाद पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवेस्कुलर, डाइजेस्टिव। ऐसे पहले एक आपके सिलेबस में चैप्टर था इंटेग्यूमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको स्किन की लेयर्स डिटेल में समझाई जाती थी, कौन कौन सी लेयर्स थी, लेकिन अब वो सिलेबस में से हटा दिया गया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंटेग्यूमेंट सिस्टम पढ़ा दूंगा, एक क्लास ले लेंगे इंटेग्यूमेंट सिस्टम पे, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन हाँ उससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसे नीट में अभी क्वेश्चन आया हुआ है 2 साल पहले, तो एक बार मैं आपको एक क्लास लेकर इंटेग्यूमेंट सिस्टम का आइडिया दे दूंगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा, तो उससे आपको स्किन की लेयर और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो जो जो मैंने टिश्यूज के अंदर एक स्किन के एग्जांपल बताए, जैसे एक तो मैंने बताया हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस स्किन के नीचे वाली लेयर, स्किन तो अलग लेयर है, उससे नीचे वाली लेयर को क्या कह रहे हैं? हाइपोडर्मिस। टेला सबक्यूटेनिया या सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसमें आपको मैंने एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर बताई थी, साथ ही साथ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बताई थी जिसको बोला था पेनिकुलस एडिपोसस, और वहीं पर एक यहाँ पर शीथ पैटर्न के अंदर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाती है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर क्या रहती है? इलास्टिसिटी, ठीक है। हाँ मैं डाल दूंगा बेटा, अपडेटेड पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, आज पक्का डाल दूंगा। बिल्कुल सही बात, लिगामेंट जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि देखो दो बोन आपस में जुड़ेंगी कहाँ? जॉइंट्स पर, तो जॉइंट्स पर लिगामेंट प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सही बात बोली है बच्चे ने। हाँ, ये जो है ना कॉकरोच और फ्रॉग, फ्रॉग तो है नहीं सिलेबस में, दो ही चीजें हैं, एक तो कॉकरोच है, दूसरा अर्थवर्म है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम के साथ, वहां पे बेटर रिलेट होता है वो, ठीक है ना। अभी क्योंकि अपन ने एनिमल टिश्यू में ह्यूमन पे फोकस कर लिया, तो पहले ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, फिर जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे दूसरे दुनिया भर के एनिमल्स, उसके साथ में ये दोनों चीजें कवर करा दूंगा, कॉकरोच और अर्थवर्म। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट टिश्यू कौन सा आता है बताओ जल्दी से। मैंने आपको बताया था कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी थे, ये देखो, यहाँ पर नहीं लिखे थे, अच्छा वो हैंडमेड नोट्स में लिखे थे, कोई बात नहीं, याद कर लो। कहाँ गए? ये रहे भाई, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। अब आ रही है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के ही कुछ स्पेशल एग्जांपल्स, जिसमें आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस टिश्यू की खास बात क्या होगी। क्या खास बात होगी? नाम से क्लियर हो गया, इस टिश्यू की खास बात क्या होगी? इस टिश्यू के अंदर सबसे ज्यादा कौन से फाइबर्स होंगे? रेटिकुलर फाइबर्स। देखो, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू थे, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल थे, उसके अंदर तो रेटिकुलर फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट थे, ठीक है, कंप्लीटली एब्सेंट।
अब जो रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ रहे हैं, दैट इज स्पेशल एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे कौन से फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स। और इस तरह का टिश्यू कहां मिलता है, लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर। तो जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, जो लिम्फॉइड टिश्यू से बने हुए होते हैं, उनके अंदर आपको इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, दैट इज रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ एंड फॉर्म द स्ट्रोमा ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, और साथ ही साथ बोन मैरो की कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्टियम। जो मैं बोन पढ़ाऊंगा ना अगली क्लास में, उसके साथ समझाऊंगा एंडोस्टियम। तो ये याद रखना। देखो इसमें ऑस वर्ड आ गया कि नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, ऑस। ऑस का मतलब क्या बताया था मैंने, बोन्स। तो एंडो का मतलब क्या हो गया, अंदर, ओस का मतलब हो गया बोन। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया, एंडोस्टियम का मतलब हो गया कि ये बोन की सबसे इनरमोस्ट लेयर है, जो बोन के अंदर कैविटी है, बोन मैरो, उसको लाइन करती है। तो अगली क्लास के अंदर इसको इलेबोरेट करेंगे जब बोन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो याद रख लेना एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम क्या है, कवरिंग ऑफ द बोन मैरो कैविटी, यानी किसी भी बोन की सबसे इनरमोस्ट लेयर। ठीक है जी। तो याद रखो इस एग्जांपल को, अगली क्लास में आएगा, बोन आएगा जब। तो चलो ये एग्जांपल याद रखो, स्प्लीन और लिम्फ नोड तो याद रख लेना, दीज आर लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, जिनके अंदर क्या स्टोर होती हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सेल्स बॉडी के अंदर कहां स्टोर होती हैं, इन टिश्यूज में। तो इनको बोलते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, ठीक है। और फिर आता है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम है बोन की सबसे इनरमोस्ट कवरिंग, जो बोन मैरो कैविटी को लाइन करती है। तो ये रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल याद रखना। अब ये जो है ना लिम्फॉइड टिश्यू, ये स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, कुछ तो मैं यहाँ पर जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके साथ जब लिम्फ पढ़ाऊंगा तब आपको सिखा दूंगा। और कुछ इनकी बातें हम सीखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो 12th में चैप्टर आता है, जहां पर लिम्फोसाइट से हम इम्यूनिटी को समझते हैं। तो वहां पर ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर ये लिम्फॉइड टिश्यूज हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो अभी तो नाम याद रख लो, जैसे जैसे चैप्टर आएंगे ये डिटेल में क्लियर होते जाएंगे। एग्जाम्पल तो याद रख लो, एक एक दो दो। स्प्लीन इज प्रेजेंट नियर लिवर। अच्छा, आपको नहीं पता स्प्लीन कहाँ होती है? हाँ, स्प्लीन में आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आरबीसी स्टोर भी होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। दोनों चीजें बोलते हैं। आपको स्प्लीन की लोकेशन जब मैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा ना, जीआईटी वाले, पैनक्रियास, ड्यूडेनम, स्टमक, वहीं आसपास ही रखी हुई होती है स्प्लीन। तो जब वो ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा ना, उनका डायग्राम बनाऊंगा, तब आपको स्प्लीन की लोकेशन बता दूंगा। ठीक है जी। आ जाओ आगे। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दैट इज म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। पढ़ लो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, बहुत सिंपल सी बात है। क्या खास बात है, पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनिक टिश्यू। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये टिश्यू बनती है, बिकॉज इट इज मेनली फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। इट्स मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड वॉर्टन्स जेली। ट्रांसपेरेंट होती है टिश्यू, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना हुआ है, जेली लाइक मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं, वॉर्टन्स जेली। ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मैट्रिक्स। और इसके अंदर फाइबर्स क्या होते हैं, एब्सेंट। अरे फाइबर्स ही आ जाएंगे मैट्रिक्स में, तो फाइबर्स की वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट कैसे, वॉर्टन्स जेली, इसके अंदर मैट्रिक्स में फाइबर्स ही नहीं है, तो मैट्रिक्स जेली लाइक है, और इस जेली लाइक मैट्रिक्स में कोई फाइबर्स नहीं है, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करता है। जब वॉर्म के अंदर बच्चा डेवलप होता है, जो फीटस डेवलप होता है, वो न्यूट्रिशन किससे लेता है, मदर की बॉडी से। तो मदर की बॉडी को उस फीटस से कनेक्ट कौन करता है, अरे बोलो, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेकर फीटस को देगी, यानी बच्चे को देगी। और इस प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट कौन करती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कौन से टिश्यू से बनी हुई है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और वहां पर आपको प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा, फीटस के बारे में समझाया जाएगा, तो ये चीजें डिटेल में वहां पर आ जाएंगी। लेकिन आपको जब तक इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड कौन से टिश्यू से बना हुआ है, दैट इज म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज वॉर्टन्स जेली। फिर दूसरा, हमारी आईबॉल के अंदर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो वो भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, म्यूकॉइड, जब भी तो ट्रांसपेरेंट है। और इसके अलावा कॉम्ब ऑफ कॉक, ये ह्यूमन का एग्जाम्पल नहीं है, कॉम्ब ऑफ कॉक भी इस म्यूकॉइड यानी वॉटन्स जेली का एग्जांपल है। तो इतनी सी चीजें याद रखना म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू की, जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ फाइबर्स, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड और विट्रस ह्यूमर, दो एग्जांपल हैं ह्यूमन में।
मेनली ये टिश्यू बनता कब, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और उसमें से 2 जगह ये अभी भी रखा हुआ है, कहां पर, अम्बिलिकल कॉर्ड में और विट्रस ह्यूमर में। कॉम्ब ऑफ कॉक ये ह्यूमन का एग्जाम्पल नहीं है। चले जी, आगे बढ़ो। कार्टिलेज, कार्टिलेज पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कार्टिलेज की। देखो यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है। कार्टिलेज जो है वो अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की तरफ बढ़ रहे हैं हम। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स थोड़ा हार्ड है, डेंस्ड है और काफी स्ट्रांग है, जिसके अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे हम, कार्टिलेज और मैट्रिक्स। देखो यहां पर पढ़ा के लाया था मैं आपको, ये टेबल याद होनी चाहिए। क्या खास बात लिखी थी यहाँ पर, देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कितनी तरह की कनेक्टिव टिश्यू आ रही है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिनका मैट्रिक्स सॉलिड है, मिनरलाइज्ड है, जिसका एग्जांपल है कार्टिलेज और बोन, तो काफी स्ट्रांग मजबूत टिश्यू है ये। और एक दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर लिक्विड मैट्रिक्स था, फाइबर्स फ्री मैट्रिक्स था, जिसका एग्जांपल था ब्लड और लिम्फ। ये तो पढ़ाऊंगा ब्लड वाले चैप्टर में। तो अभी मैं क्या पढ़ाऊंगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें पहले क्या पढ़ा रहा हूं, कार्टिलेज। तो क्या खास बात है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, कि इनका जो मैट्रिक्स होता है सॉलिड होता है, मिनरलाइज्ड होता है, मजबूत होता है। तो ये हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का शेप, ढांचा बनता है। चले जी, तो आ जाओ कार्टिलेज के बारे में 2-4 बातें जान लो। आज कार्टिलेज कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास के अंदर बोन्स कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर फ्री हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले वर्ड सिखाए थे, अगर याद हो तो। कॉन्ड्र का मतलब क्या था, कॉन्ड्र का मतलब क्या था, कॉन्ड्र, अरे भूल गए इतनी जल्दी, कार्टिलेज सिखाया था कॉन्ड्र का मतलब। यहां पर लिखा हुआ है कॉन्ड्र, कॉन्ड्र का मतलब कार्टिलेज। अब पेरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरी, चारों तरफ। तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मतलब चारों तरफ, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज, यानी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी कार्टिलेज की वो क्या कहलाएगी, पेरिकॉन्ड्रियम। और बताना ये कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये कौन से टिश्यू से बनी हुई है, टिश्यू लिखो। कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम, बिल्कुल सही बात, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा पैटर्न, कोड पैटर्न या शीथ पैटर्न, या शीथ पैटर्न, यानी डेंस रेगुलर की डेंस इरेग्युलर। बहुत बढ़िया, सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, डेंस रेगुलर या इरेग्युलर, इरेग्युलर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो काम आती है ना, पहले जो चीज सीखी अब यहाँ पर अप्लाई कर दी, तो ये कोई नई चीज थोड़ी ना है, अभी पीछे पढ़ के आए थे कि जो पेरिकॉन्ड्रियम होती है वो कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के डेंस इरेग्युलर पैटर्न यानी शीथ पैटर्न से बनी हुई होती है, सिंपल। फिर क्या लिखा हुआ है, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड ऑन पेरिफेरी ऑफ कार्टिलेज नॉन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। जैसे सपोज यहां पर मैं आपको एक ये सिंपल सी बात बता दूं, ये मान लो कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसका नाम है पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। इस पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट नीचे यहां पर प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट भी मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर ध्यान हो तो। चलो स्पीड से चलो पीछे, है कॉन्ड्रोब्लास्ट, कहां गई कॉन्ड्रोब्लास्ट। जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स पढ़ाई थी तब यहां पर एक पॉइंट आया था भैया, 2 बार मेंशन कराया था, क्या, यहां पर लिखा था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट टू प्रोड्यूस बोन एंड कार्टिलेज। तो अब देखो हम कह रहे हैं कि जो कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम, उस पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट नीचे कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स मिलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो बताना ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की कौन सी सेल्स का मॉडिफिकेशन है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का। हो गई ना बात रिलेट। फिर देखो दीज आर एक्टिव सेल्स एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट्स एंड सिंथेसाइज द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। तो एक बात सीधी सी कि जो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं डिवाइड होंगी, डिवाइड करने से जो सेल्स बनाएंगी मैच्योर सेल्स को नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और साथ ही कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या बनाएंगी, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज।
जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मैट्रिक्स कौन बना रहा था? वो बना रही थी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। साथ ही साथ वहां पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स डिवाइड होकर कौन सी सेल्स बता रही थी, यानी जो ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थे उनको क्या बोला था? फाइब्रोसाइट्स। ऐसे यहाँ पर जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं वो डिवाइड होंगी, डिवाइड होकर जो नई सेल्स बनाएंगी, ऐसी सेल्स को हम बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ओल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स अब यहाँ पर क्या कहलाने लगेंगी? डिवाइड होकर कॉन्ड्रोसाइट्स, जो मैट्रिक्स में ऐसे ही पड़ी रहेंगी। तो कॉन्ड्रोसाइट मैट्रिक्स बनाएंगी या कॉन्ड्रोब्लास्ट? बताना जल्दी, कॉन्ड्रोब्लास्ट मैट्रिक्स बनाएंगे या कॉन्ड्रोसाइट? जल्दी से बताओ। ब्लास्ट, क्योंकि पहले ही बोला था जब वो साइट कॉन्ड्रोब्लास्ट जब कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी मैट्रिक्स सिक्रेटिंग पावर कम हो जाएगी। तो कॉन्ड्रोसाइट का काम इतना ही है कि मैट्रिक्स के अंदर पड़ी रहती है, बस बल्क बनाती है सेल्स का। बाकी जो भी काम कर रही है, नई कार्टिलेज फॉर्मेशन, साथ ही साथ नई कॉन्ड्रोसाइट बनाना, फिर मैट्रिक्स सिक्रेट करना, वो सारा काम किसका है? कॉन्ड्रोब्लास्ट का। नहीं, एक्टिव सेल्स कौन सी है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है जी, आ जाओ। मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। आगे ना बात, मैच्योर सेल्स का मतलब है जो सेल्स डिवाइड होकर बनी थी कॉन्ड्रोब्लास्ट से और अब पुरानी हो चुकी हैं, यानी उन मैच्योर सेल्स को क्या बोल देते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। अब देखो, ये जो मैट्रिक्स होता है ना कार्टिलेज का, इस मैट्रिक्स के अंदर बीच बीच में कुछ वैक्यूल लाइक स्पेस होते हैं। यानी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो किससे बना हुआ है? सब्सटेंस, जो भी एसेल्यूलर सब्सटेंस है बताए थे। जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मैट्रिक्स किससे बना हुआ था? ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस यानी प्रोटियोग्लाइकेंस, हाइलुरोनिक एसिड यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, उसी से तो बना हुआ था मैट्रिक्स, ग्रेवी। यहां पर भी इसी तरह से मैट्रिक्स बना हुआ होगा, इसी तरह के कुछ सब्सटेंस। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, नीचे लिखा हुआ भी है कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो किससे बना हुआ है? इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट, और साथ ही साथ जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो हाइलुरोनिक एसिड है ही। तो अब ये जो यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी जो ग्रेवी है, इसके बीच बीच में क्या पड़े हुए हैं? आपको बताया था मैंने, पनीर है, शिमला मिर्ची, प्याज। तो इसमें से देखो सेल्स पड़ी हुई होंगी। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के बीच बीच में कुछ स्पेस मिलेंगे और इन स्पेसेस को क्या बोलते हैं? लैक्यूना। और इन लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स अरेंज होती हैं। तो एक लैक्यूना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हो सकती है, 1 से कम नहीं होगी, 4 से ज्यादा नहीं होगी। तो देखो यहां पर ये क्या पड़ा हो? ये कौन सा एरिया सारा? ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के बीच बीच में ये क्या आ रहे हैं? स्पेसेस, और इनके अंदर क्या पड़ी हुई है? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो एक लैक्यूना में, एक स्पेस में 1 से 4 तक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आपको देखने को मिल सकती है, 1 से कम नहीं होगी, 4 से ज्यादा नहीं होंगी। बात समझ में आई? तो ये लैक्यूना बन गए यहाँ पर। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज के बीच बीच में जो स्पेसेस मिलते हैं इनको बोलते हैं लैक्यूना, और उनमें क्या रखी हुई होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। फिर लिखा हुआ है कुछ सेल्स यहाँ पर ऐसी भी होती हैं जो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स। बात समझ में आई? तो ये कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स भी यहाँ पर कुछ होती है, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स। अरे ये कौन है? ये क्या लिख गया इतना बड़ा है? कौन है बदमाशी कर रहा है? बदमाशों पढ़ लो चुपचाप से। फिर आ जाओ। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी टू कार्टिलेज। देखो अभी आपको मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज था ये कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन था, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन जिसका नाम था, जिसके अंदर प्रेजेंट था कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड कौन सा था? हाइलुरोनिक एसिड। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रिजिड होता है। तभी तो मैंने बोला था कार्टिलेज कैसी है? काफी डेंस टिश्यू है और काफी रिजिड टिश्यू है, मजबूत टिश्यू है। तो इसमें रिजिडिटी होगी और साथ ही साथ इसमें इलास्टिसिटी भी होगी। रिजिडिटी के साथ साथ इलास्टिसिटी भी है, यानी इसका जो मैट्रिक्स है एक तो सॉलिड है, मजबूत है, सॉलिड है, ठोस है, और साथ ही साथ प्लायबल है। प्लायबल मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी है, और साथ ही साथ उसमें रेजिस्ट करने की, कंप्रेशन को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी भी है। तो ये सब किसकी वजह से आ रही है? कार्टिलेज के अंदर खूबियां। ये खूबियां आ रही हैं इस मैट्रिक्स की वजह से, जो है कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, जो कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट और म्यूकोपॉलीसैकेराइड हाइलुरोनिक एसिड से मिलकर बना है। तो कैसा हो गया कार्टिलेज का टिश्यू? रिजिड है, इलास्टिक है, इसका मैट्रिक्स सॉलिड है, प्लायबल है और रेजिस्टेंट है किसके लिए? कंप्रेशन के लिए। बात समझ में आ गई? चलो जी, फिर लिखा हुआ है, देखो कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। फिर आप कहोगे कि सर मैट्रिक्स के अंदर तो सेल्स रखी हुई हैं लाइक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, तो उन तक न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा? तो ध्यान से सुनना, जो कार्टिलेज का पेरिफेरल आउटरमोस्ट कवरिंग था, पेरिकॉन्ड्रियम, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है और वहीं से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होकर मैट्रिक्स में रखी हुई सेल्स तक पहुंचते हैं। यानी कार्टिक्स के अंदर, कार्टिलेज के अंदर
ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर कि ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज बट ब्लड सप्लाई प्रेजेंट इन पेरिकॉन्ड्रियम। जो आउटरमोस्ट कवरिंग थी पेरिकॉन्ड्रियम, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, तो वहां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन डिफ्यूज होकर अंदर मैट्रिक्स में पहुंचेंगे और वहां रखी हुई सेल्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो तो अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात आती है। बहुत सिंपल सी बात है, दो चीजें बातें जानना है यहाँ पर। एक कार्टिलेज आती है हाइलाइन कार्टिलेज। भाई कार्टिलेज जान लिया हमने कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या रखे हुए हैं, सेल्स, जिन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो मैट्रिक्स था जो कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन से बना हुआ था, जिसके बीच बीच में कुछ स्पेसेस थे, और उन स्पेसेस को हम क्या कह रहे थे, लेक्यूना। उन लेक्यूना के अंदर क्या रखी हुई थी, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर थी कार्टिलेज की। अब पहला टाइप आता है यहाँ पे कार्टिलेज का, हाइलाइन कार्टिलेज। क्या खास बात होगी इस हाइलाइन कार्टिलेज की? पहली बात तो लिख रहे हैं इट इज मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा हाइलाइन कार्टिलेज मिलती है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, most of the part of embryonic skeleton is composed of this cartilage, so maximum bones of our body are cartilaginous bone because they are developed from cartilage। ध्यान से सुनना, जब हमारी बॉडी एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप हो रही थी तो हमारी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम एम्ब्रियोनिक लाइफ में बना था वो हाइलाइन कार्टिलेज से बना था। लेकिन धीरे धीरे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता गया तो इन हाइलाइन कार्टिलेजेस के अंदर क्या होता गया, ऑसिफिकेशन यानी बोन फॉर्मेशन। इस वजह से हमारी बोन्स बनती गई। इसी वजह से हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम बोन्स हैं वो कार्टिलेजिनस बोन्स कहलाती हैं, क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हाइलाइन कार्टिलेज से डेवलप होती हैं। और फिर मैक्सिमम हाइलाइन कार्टिलेज तो बोन्स में कन्वर्ट होगी, लेकिन स्टिल अभी भी हमारी बॉडी में कुछ हाइलाइन कार्टिलेज रखी हुई हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम कार्टिलेज कौन सी है, हमारी बॉडी की मैक्सिमम कार्टिलेज है हाइलाइन कार्टिलेज। छोटे छोटे से बच्चे ध्यान से सुनो, अलर्ट रहो, फोकस्ड रहो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं एक बात, एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब कब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा था वॉर्म में, उसी टाइम तो हमारी बॉडी डेवलप हो रही थी। तो उस टाइम जो इनिशियली हमारा स्केलेटल सिस्टम बना था वो हाइलाइन कार्टिलेज से बना था। अब धीरे धीरे उन हाइलाइन कार्टिलेजेस में ऑसिफिकेशन होता गया, यानी उनके अंदर बोन का फॉर्मेशन होता गया। इसलिए आज की डेट में हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम बोन्स हैं उनको हम कार्टिलेजिनस बोन कहते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम बोन्स का ओरिजिन हाइलाइन कार्टिलेज से हुआ है। बात समझ में आई? और अभी भी हमारी बॉडी में कुछ जगह पर हाइलाइन कार्टिलेज रखी हुई है। तो लिखा हुआ है ना कि हाइलाइन कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम पाए जाने वाली कार्टिलेज होती है। ठीक है जी, अब कहां कहां मिलती है वो हम जानेंगे, लेकिन बस एक और बात सुन लो, आउटर मोस्ट कवरिंग तो इसमें भी क्या कहलाएगी, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज ग्लास लाइक। जो हाइलाइन कार्टिलेज है इसका जो मैट्रिक्स होता है वो ग्लास लाइक क्लियर होता है, इसीलिए इसको हाइलाइन मैट्रिक्स। हाइलाइन का मतलब ही होता है ग्लास लाइक क्लियर, हाइलाइन मतलब ग्लास लाइक। और इसके अंदर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। अरे अगर फाइबर्स ही होते हैं तो क्या इसका मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंट होता, क्या नहीं होता? क्या वो ग्लास लाइक क्लियर होता, क्या नहीं होता? इसलिए इसके अंदर फाइबर्स क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर ये ब्लूइश कलर का होता है जो मैट्रिक्स है ना, ग्लास लाइक क्लियर मैट्रिक्स कैसा है, ब्लूइश कलर का, ग्लास लाइक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंसी इसके अंदर होती है। तो ग्लास लाइक ट्रांसल्यूसेंट, आई बात समझ में? पार्शियली ट्रांसपेरेंट, तो इसलिए इसको आप बोल सकते हो ट्रांसल्यूसेंट। तो ये ग्लास लाइक मैट्रिक्स क्यों है, ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट या बोल दो ट्रांसल्यूसेंट क्यों है? क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो है वो फाइबरलेस है, उसमें कोई फाइबर्स नहीं है। इस वजह से ये मैट्रिक्स हाइलाइन मैट्रिक्स है, ग्लास लाइक क्लियर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, सेल तो प्रेजेंट है, जो अंदर कौन सी सेल्स होंगी, कॉन्ड्रोसाइट्स। लेक्यूना होंगे, उन लेक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स रखी हुई होंगी। बस खास बात क्या आ गई कि इसके मैट्रिक्स में कोई फाइबर नहीं है किसी भी तरह का, और ये फाइबर लेस होने की वजह से कैसा है, ग्लास लाइक क्लियर है, ट्रांसल्यूटेंट। और साथ ही साथ इसी मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, हाइलाइन मैट्रिक्स। और इसी वजह से इस कार्टिलेज का नाम क्या पड़ गया, हाइलाइन कार्टिलेज। कुछ एग्जांपल याद रख लो। वैसे तो बोला था एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारी मैक्सिमम जो बोन्स हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज से डेवलप हुई हैं, इसलिए हमारी बॉडी की मैक्सिमम बोन्स कार्टिलेजिनस बोन है जो कार्टिलेज से डेवलप हुई है। लेकिन आज भी हमारी बॉडी में कुछ जगह पर हाइलाइन कार्टिलेज रखी हुई है। कहां कहां रखी हुई है, नेजल सेप्टा, हमारी नोज है, इसके बीच में अंदर एक सेप्टा होता है, जिससे दो इक्वल हाफ में नेजल कैविटी डिवाइड हो जाती है, तो दैट इज नेजल सेप्टा, दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। फिर हमारी जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया, आप यहाँ पे हाथ लगा के देखना ट्रेकिया पे, थोड़ा फील हो जाएगा आपको ट्रेकिया। तो वहां ट्रेकिया पे आपको थोड़ा सा हार्डनेस महसूस होगी, कुछ रिंग सी महसूस होंगी। इन्हें क्या बोलते हैं हम, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। तो ये क्या होती हैं, आगे यहाँ पे वेंट्रली तो कंप्लीट होती हैं, और पीछे टुवर्ड्स द इसोफेगस कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में मिलती है। ये भी हाइलाइन कार्टिलेज से बनी हुई है।
और एक दो एग्जांपल याद कर लो, बस बेटा 4-5 लाइनें और रह गई, बस खत्म है। कार्टिलेज में कुछ ज्यादा थोड़ी ना बचा है, कार्टिलेज के बारे में इतना जान लिया तो टाइप जान के खत्म करो, 5 मिनट का बचा है। फिर देखो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिब्स, हमारा रिब्स होती है ना यहाँ पर, रिब्स, ये रिब्स, ये यहाँ पर बीच में कौन सी बोन होती है, यहाँ सेंटर में स्टर्नम। तो हमारी रिब्स जो है ये सेंटर में स्टर्नम रखी है, उससे ये रिब्स जुड़ती हैं, ठीक है। तो रिब्स का जो पोर्शन हमारे स्टर्नम से जुड़ता है, सेंटर में ये रिब्स आकर इस स्टर्नम बोन पे जुड़ती हैं, तो रिब्स का जो पोर्शन स्टर्नम पर जुड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिब्स, इसलिए हम इसको कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं। और ये कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज होती है। हमारा लैरिंग्स, हमारे लैरिंग्स की जो बड़ी कार्टिलेज है लाइक क्रिकॉइड और थायराइड कार्टिलेज, ये लैरिंग्स होता है ना यहाँ पर, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज से बनी हुई है, लैरिंग्स और क्रिकॉइड कार्टिलेज। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हमारी लॉन्ग बोन्स आपस में ज्वाइंट बनाती हैं। तो अब देखो जो लॉन्ग बोन्स ज्वाइंट बनाती हैं उस ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट ज्यादा होता है। तो अगर दो लॉन्ग बोन्स ज्वाइंट बना रही हैं और उनके बीच में ज्वाइंट में मूवमेंट हो रहा है, तो वो दोनों के दोनों बोन्स के फ्रिक्शन से क्या हो सकता है, वो बोन्स डैमेज हो सकती हैं। इसलिए दोनों बोन के एंड पर प्रेजेंट होती है हाइलाइन कार्टिलेज, जो क्या करती है, दोनों बोन्स के एंड को प्रोटेक्ट करती है। जैसे मान लो ये लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन, ठीक है, ये लॉन्ग बोन का एंड है, ये एंड है, तो यहाँ पर इस पे कवरिंग रहेगी किसकी, हाइलाइन कार्टिलेज की। ऐसे ये दूसरी लॉन्ग बोन है जो ज्वाइंट बना रही है दूसरी लॉन्ग बोन से, इसके ऊपर भी किसकी कवरिंग रहेगी, हाइलाइन कार्टिलेज की। तो इसी को बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज ज्वाइंट्स पर प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। तो ये कौन सी कार्टिलेज हो गई, बस सीधी सी बात, हाइलाइन कार्टिलेज। कल एग्जाम्पल याद करके आ जाना, ये सारे कल पूछूंगा क्लास में आते एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो एक तो होगी हाइलाइन कार्टिलेज जिसके मैट्रिक्स में कोई फाइबर्स नहीं थे। अब आती है वो कार्टिलेज जिसके मैट्रिक्स में फाइबर्स हैं। तो अगर इलास्टिक फाइबर्स हैं तो ऐसी कार्टिलेज क्या कहलाएगी, इलास्टिक कार्टिलेज। तो इन द मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज येलो फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क, सो इट इज हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। भाई हाइलाइन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में तो फाइबर्स ही नहीं थे, वो कैसा था, ग्लास लाइक हाइलाइन ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अब जो फाइबर्स कार्टिलेज नाम से क्लियर हो गया कि इसके मैट्रिक्स में फाइबर्स होंगे। अगर उसके मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स हैं तो इलास्टिक कार्टिलेज कहलाएगी, और अगर कोलेजन फाइबर्स हैं तो ऐसी कार्टिलेज व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज कहलाएगी। बात समझ में आई, तो नाम से मतलब क्लियर हो जाता है, ठीक है। अंश यूं कर रहे यूं है बेटा, ये वो कार्टिलेज है जो खाने में ज्यादा टेस्टी होती है, नहीं इसको खाने में थोड़ा नमक मिर्ची डाल के खाते ज्यादा टेस्टी लगती है। यूं कर रहे हैं, अरे नाम से क्लियर हो रहा है, इलास्टिक कार्टिलेज, मैट्रिक्स के अंदर कैसे फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स। और व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स होंगे। तो याद कर लो इलास्टिक फाइबर्स के, इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जांपल, टिप ऑफ नोज, ये बिल्कुल टिप, नोज का टिप ये इलास्टिक है ना, अरे कितना फ्लेक्सिबल होता है ये, इस तरह से ये ईयर पिन्ना ये कितना फ्लेक्सिबल है, क्यों, इलास्टिक कार्टिलेज है। तो टिप ऑफ नोज हो गया, ईयर पिन्ना हो गया, एपिग्लोटिस जो हमारे यहाँ है फूड पाइप और वाइंड पाइप, विंड पाइप जो होता है उसके बीच में होता है। तो जब हम कोई भी खाना निगलते हैं तो खाना हमारे विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमारा एपिग्लोटिस हमारे विंड पाइप को क्या कर देता है, कवर्ड। तो वो जो एपिग्लोटिस यानी जो ढक्कन है वो कौन होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। ऐसे एक हमारे इंटरनल ईयर सॉरी मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से वो कनेक्ट करती है ट्यूब, जैसे बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। इस एग्जांपल को छोड़ दो अभी, ये अभी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आगे समझाएंगे ईयर में, कहां पर समझाएंगे, ईयर में, अभी छोड़ दो। नाम नाम याद कर लेना, यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल। अब व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज देख लो। पहली बात तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होती है। देखो हमने कहा था कि किसी भी कार्टिलेज में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या थी, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब कार्टिलेज ही क्या है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, यानी ये कार्टिलेज ही व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव हुई है। तो क्या इसमें अलग से कोई व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी, क्या अलग से इसमें पेरिकॉन्ड्रियम होगा, नहीं होगा। लिखा हुआ है कि पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट बिकॉज कंप्लीटली व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू कार्टिलेज। जब पूरी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही किसमें कन्वर्ट हो गई है, कार्टिलेज में, तभी तो वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहला रही है। तो क्या वैसी कार्टिलेज में आउटर मोस्ट कोई अलग से व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी क्या, पेरिकॉन्ड्रियम होगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी याद रखना, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल दो याद रख लेना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हमारी हिप बोन्स हैं उनके दोनों के आपस में जो जॉइंट बनते हैं उसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये आगे समझाएंगे स्केलेटल सिस्टम में, प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम याद रख लो अभी। और हमारी जो वर्टिब्रल बोन है,
ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी वर्टिब्री एक के ऊपर ऐसे रखी हुई है। तो उन सभी वर्टिब्री के बीच बीच में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो वो भी किससे बनी हुई है, कौन सी कार्टिलेज से बनी हुई है, बताना जरा, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से। और अब नाम से क्लियर हो रहा है लास्ट चीज, ये लो कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कि अगर किसी कार्टिलेज, जैसे एक हाइलाइन कार्टिलेज थी जिसके मैट्रिक्स में कोई फाइबर्स नहीं थे, लेकिन अब उस हाइलाइन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। इस वजह से वो कार्टिलेज बहुत ज्यादा हार्ड हो गई बोन्स की तरह, क्योंकि उसके अंदर क्या डिपॉजिट हो गया, मिनरलाइजेशन की वजह से कैल्शियम सॉल्ट्स, तो हार्ड हो गई। तो ऐसी जो बोन है हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी, बोन की जैसी हार्ड हो जाएगी कि, तो ये कैल्शियम डिपॉजिट हो चुका है। किसकी फॉर्म में डिपॉजिट होता है यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट्स, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और ये कहाँ मिलता है इस तरह का कार्टिलेज, हेड ऑफ फीमर और ह्यूमरस, हमारे जो हाथ की ये यहाँ पर जो बोन है ना, जो जाकर शोल्डर ज्वाइंट बनाती है, तो ये तो है ह्यूमरस। और हमारे थाई की जो बड़ी बोन है वो है फीमर। तो इन दोनों बोन्स के जो हेड होते हैं, जो ज्वाइंट बनाते हैं गर्डल्स में, उन हेड को कौन सी कार्टिलेज बनाती है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुन लेना, कार्टिलेज में सिंपली कुछ भी नहीं था। एक तो इंजन याद रखो, कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या रखी हुई होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, जो कार्टिलेज के टिश्यू को फॉर्म करती है, मैट्रिक्स को फॉर्म करती है। अंदर जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, लैक्यूना, जिसमें कौन सी सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स 1 to 4, एक लैक्यूना में 1 से 4 हो सकती है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हो गया, सिंपल सी बात, टाइप्स की बातें करें, अगर किसी कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोई फाइबर नहीं है, ग्लास लाइक कैसा है, हाइलाइन मैट्रिक्स, तो दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। दूसरा आ गया फाइब्रस कार्टिलेज, अगर किसी कार्टिलेज के मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है तो इलास्टिक कार्टिलेज। अगर किसी फाइबर्स का फॉर्मेशन ही व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से हुआ है, यानी उसके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स पड़े हुए हैं, तो दैट इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और अगर किसी कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर क्या डिपॉजिट हो जाए, कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होने की वजह से, मिनरलाइजेशन की वजह से, वो कार्टिलेज कैसी हो जाएगी, बिल्कुल बोन की तरह हार्ड। और ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, हार्डेस्ट कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहां मिलती है, हमारे फीमर बोन और ह्यूमरस के हेड में। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के एग्जाम्पल कल याद करके आना, फिर एक बार कार्टिलेज के एग्जाम्पल कल रिवाइज करा दूंगा और फिर पढ़ाऊंगा बोन। तो एक बार कार्टिलेज को पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल्स एक बार, ब्रीफ रिकैप, तो रिव्यू तो हम करते हैं ना, तो अगली क्लास में एक बार वापस से कार्टिलेज को रिकैप करके, रिव्यू करके, फिर आगे बोन्स पढ़ा देंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना, पावर पैक्ड क्लास थी, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बोन, और बोन कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर खत्म। 8 अगस्त को हम स्टार्ट कर देंगे नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर याद रखना कि अगर नर्वस सिस्टम, अब जो फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, अगर उसको समझना है तो सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। आप सोचो एक क्लास पढ़ ली एक छोड़ दी, एक, ऐसा नहीं होता भैया। यहाँ पर तो फिर भी चलो, एक क्लास में एपिथेलियल टिश्यू पढ़ी थी, एक में कनेक्टिव टिश्यू, दोनों अलग अलग टिश्यू है। एपिथेलियल समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू अलग टिश्यू है। लेकिन नर्वस सिस्टम में तो एक एक लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चलेगा। आज का लेक्चर समझा है तो अगला लेक्चर समझ में आएगा, फिर उससे अगला आएगा, एक के बाद एक सीरीज में। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। 8 को हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। जब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, पढ़ते रहो, बड़बड़ात कुछ भी करते रहो। क्या करना था, टेलीग्राम लिंक डाल देते हैं यहाँ पर, पढ़ते रहो बस। मेरा एक ही टारगेट है, बच्चों पढ़ो और पढ़ के सिलेक्शन लो और बढ़िया कॉलेज में जाओ। जीवन में बातें तो बहुत कर लेंगे हम, बातों की कमी है क्या, तुमको क्या लगता है मेरे पास बातों की कमी है? एक एक मिनट यूज होना चाहिए तुम्हारे कैरियर के लिए। मेरा क्या है, मेरा तो बन चुका है। बातें बहुत है, किस्से कहानियां बहुत है मेरे पास भी, तमाशे भी बहुत है मेरे पास, एक्सपीरियंस भी बहुत है लाइफ का। लेकिन तुम्हारा टाइम खराब नहीं होना चाहिए बस। जिस दिन टाइम खराब हो गया, समझ लेना मेरा मकसद खत्म हो गया। चलो भैया, ये मैं टेलीग्राम लिंक, अरे क्या हो गया ये, अरे कहाँ चला गया भैया?
ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम चैनल। इसके ऊपर मैं अभी पीडीएफ डाल रहा हूँ, पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, अभी डाल देता हूँ मैं पीडीएफ चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नहीं है, वेरी गुड, रिवाइज करो, अपना जो पढ़ा है उसको पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, चाय वाय पियो, अभी शाम हो चुकी है, थोड़ा सा रिलैक्स करो और फिर वापस पढ़ाई में जुट जाओ, खूब पढ़ो। तीन ही तो काम है तुम्हारे, अच्छी नींद लो रात को, अच्छा खाना खाओ और अच्छी पढ़ाई करो। मेन काम तो ये तीन है, उसको बढ़िया से करो, बाकी फिर कुछ भी करते रहो। ठीक है जी, टाटा, बाय बाय, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, मिलते हैं जल्दी परसों। स्टे ब्लेस्ड।